हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ के लिए कंप्लीट जो साइंस वाला पोर्शन है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आ जाएगा, तो तीनों इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये एक कंबाइंड वीडियो है, इससे पहले अलग अलग भी करवाया जा चुका है और जिसके नोट्स भी आपको भेजे जा चुके हैं आरओ ग्रुप में, यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में भी। और यहाँ से बाहर आपको साइंस में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जितना भी जो पेड ग्रुप है आरओ का या यूपी पीसीएस का ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर जो भी टेस्ट हैं विद एक्सप्लेन आंसर की, वो सब आपको इसी एक ग्रुप में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले द्रव का आपेक्षित घनत्व मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए कई सारी जगह से ये चीज़ें ली गई हैं, चाहे गूगल से हो या जो लूसेंट के पीछे जितनी चीज़ें लिखी रहती हैं फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सब भी जो यूपी पीसीएस के आयोग से पूछी जाती हैं, चाहे आरओ के एग्जाम में चाहे यूपी पीसीएस के, तो वो सब यहाँ पे ऐड की गई हैं। तो आपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर। फिर आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है, ऑडियो से जैसे आवाज़ आती है उसी तरह से ऑडियोमीटर का। फिर समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का यूज़ करते हैं। उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए जो है एक्टियोमीटर का यूज़ करते हैं। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है, जैसे सूर्य वगैरह का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की शक्ति और गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, वायु की शक्ति और गति के लिए एनीमोमीटर। आगे यहाँ पे बात करेंगे, उड़ते विमान की ऊंचाई वाला हमने देखा था, ये अल्टीमीटर है और वायु की शक्ति वाला एनीमोमीटर है। वर्षा मापक यंत्र को कहा जाता है यूडोमीटर और वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज कहलाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे अवतल लेंस और उत्तल लेंस का ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है आयोग का, जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कहाँ पे अवतल लेंस का यूज़ होगा, कहाँ पे उत्तल लेंस का। तो अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग देखें, पहले निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ें सब सही दिखाई दे रही हैं, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वाहनों की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। दर्पण और लेंस अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आप अवतल याद रखिएगा। अवतल इस तरह से ऑप्शन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दाढ़ी बनाने के लिए जो शीशा यूज़ किया जाता है वो अवतल शीशा होता है, अवतल दर्पण होता है। फिर मोतियाबिंद के इलाज में जो लेंस यूज़ किया जाता है वो अवतल लेंस होता है। दांत के डॉक्टर जो दांत को अंदर से देखने के लिए डालते हैं तो वो भी अवतल लेंस ही होता है। आगे बात करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो दूर दृष्टि दोष में होता है, जिसमें दूर की चीज़ें सही दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती। वाहनों के साइड में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष द्वारा हाथ देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। घड़ी के अंदर के भाग को देखने के लिए प्रयोगशाला में जो है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, घड़ी के अंदर के भाग को देखने के लिए। इसके अलावा प्रयोगशाला में अलग से जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो इसको डेसिबल कहा जाता है। डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इसमें से कोई ऐसे डेसिबल पूछ लिया जाता है, जैसे सामान्य बातचीत जो होती है वो कितने डेसिबल पे बातचीत होती है, तो लगभग जो है 30 से 40 डेसिबल तक पे बातचीत आसानी से हो सकती है। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि मनुष्य के सुन सकने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है ये क्षमता होती है मनुष्य की सुन सकने की। आगे बात करेंगे यहाँ पर जोर से बातचीत जो है 50 से 60 डेसिबल में होती है। फिर जेट विमान की जो तीव्रता होती है वो 140 से 150 डेसिबल। ट्रक और ट्रैक्टर की 90 से 100। सायरन की आवाज़ जो है 110 से 120 होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हृदय की धड़कन जो है 0 डेसिबल इसको बोला जाता है और फुसफुसाहट में 20 डेसिबल की आवाज़ मिलती है। फिर घड़ी में जो है घड़ी की जो टक टक की आवाज़ आती है ये जो है 30 डेसिबल इसकी जो है आवृत्ति होती है। फिर जो अस्पताल में जो है 74 डेसिबल को मेंटेन रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछ ली जाती हैं। आगे बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का यानी जी का जो है मान सबसे कम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर। और अधिकतम मान कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर। तरंगे जो है वो 2 तरह की होती हैं। यहाँ पे जो है आपको लाइन बाई लाइन सभी चीज़ें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं पे कवर हो जाएंगे। तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंग होती है, एक अयांत्रिक तरंग होती है, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। यांत्रिक तरंग में 2 तरंगे आते हैं, एक अनुदैर्ध्य एक अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य जो होती है समांतर ध्वनि वाली होती है और अनुप्रस्थ जो होती है लंबवत प्रकाश वाली तरंग होती है।
सामान्यतः जो है अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि तरंगों को कहा जाता है और अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगों को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये किस तरह से इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि इसको अरेंज करिए और इसको इस तरह से जानिए कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है, आवृत्ति जो होती है वो एक बटे तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, मतलब उल्टा होता है उसका। तो यहाँ पे देखते हैं आवृत्ति का घटता क्रम जो है ये ऐसे दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, तो ये गामा किरणों की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है। पहले कभी भी एग्जाम में आए कि इसको कुछ ये सब चीज़ें दी रहती हैं, उसको अरेंज करने को आता है कि इसको आवृत्ति के क्रम में या फिर तरंग दैर्घ्य के बढ़ते घटते क्रम में अरेंज करिए। तो पहले इस तरह से लिख लीजिए इसको, पहले गामा लिखिए, एक्स पराबैंगनी, फिर दृश्य बीच में आएगी, ये दृश्य मतलब ये सामान्य जिसको हम देख सकते हैं अच्छे से, फिर ये औरक्त आएगी, फिर माइक्रो तरंगे जो सूक्ष्म तरंगे होती है, फिर रेडियो तरंगे। इस तरह से इसको एक लाइन में लिख लीजिए। फिर आवृत्ति का घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी गामा की, उसके बाद होती है एक्स की, फिर पराबैंगनी किरणों की, फिर दृश्य प्रकाश की, फिर औरक्त किरणों की, फिर माइक्रो तरंगों की, माइक्रोवेव्स की, फिर रेडियो वेव्स की। तो ये आवृत्ति का घटता क्रम है। अब यहाँ पर देखिए ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा थी उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, नीचे नीचे जाते जाते बढ़ती जाएगी तरंग दैर्घ्य। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, गामा किरणों की, फिर एक्स किरणों की, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य, फिर औरक्त, फिर माइक्रो तरंग, फिर रेडियो तरंग। एक चीज़ याद रखिए, दूसरा वाला इसका उल्टा होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर भेदन क्षमता की। भेदन क्षमता मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उसी की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी मतलब गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, उसी तरह से ही पूरा ये आवृत्ति के हिसाब से ही इसकी भेदन क्षमता भी होगी। आगे बात करेंगे गामा किरणें जो हैं ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, खोज की थी पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की। फिर यहाँ पे आता है रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में क्या यूज़ किया जाता है, ये अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोवेव्स यानी लघु तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए औरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। अब आएंगे यहाँ पर दृश्य प्रकाश। अभी हमने जो देखा था दृश्य प्रकाश को भी 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 7 रंगों में, जो बैजनी, आह, पीनाला कहा जाता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसमें भी क्रम में बांटा गया, कुछ आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के अरेंज करने को पूछा जाता है। तो ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम यहाँ पर दिखाया गया, मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति बैगनी रंग की होती है और सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होती है। इसी का उल्टा तरंग दैर्घ्य में कर दीजिए कि ये जो है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, बैगनी की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम है और लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। तो ये क्रम याद रखिएगा जिस तरह से यहाँ पर तीर से दिखाया गया है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य यहाँ पर देख लीजिए एक बार, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की और सर्वाधिक आवृत्ति बैगनी रंग की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, कि कितनी पतली ध्वनि आ रही है, तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे लड़कियों का तारतम्य जो है ज़्यादा होता है, आवृत्ति ज़्यादा होती है आवाज़ में, पिच, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा पतली आवाज़ आती है, और लड़कों का थोड़ा भारी आवाज़ आती है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जैसे एक पानी है, जब उसको जमना होगा तो जब 4 डिग्री पर रहेगा तो सबसे ज़्यादा वो हार्ड होगा। तो जैसे जैसे 4 डिग्री पे जाता रहेगा तो इसका घनत्व जो है बढ़ता जाएगा, अधिकतम हो जाएगा 4 डिग्री पे। लेकिन जैसे जैसे वो 4 डिग्री से भी नीचे जाएगा 0 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पे फिर से एक बार घटना चालू हो जाता है इसका घनत्व, सबसे ज़्यादा रहता है 4 डिग्री पे। नेक्स्ट बात करेंगे, जब जल जमता है हिमांक बिंदु तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हिमांक बिंदु पर जो है घनत्व जो है उसका घटता है। घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व घटता है। जैसे जैसे 0 डिग्री पे जाएगा घनत्व उसका घटता हुआ जाएगा। जल जमने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल जमने पर आयतन जो है बढ़ जाता है, जल जमने पर आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसके अलावा प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण क्या क्या हैं, प्रकीर्णन का उदाहरण पूछा जाता है अलग से, निम्न में से कौन सा प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, और ज़्यादातर यही चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आकाश का रंग नीला होना ये जो है प्रकीर्णन का उदाहरण है। समुद्र का रंग जो है नीला होना ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है, चारों तरफ नीला ही रंग फैल जाता है। फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना प्रकीर्णन का उदाहरण है। अंतरिक्ष का काला रंग भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। इसके अलावा अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण हैं, तो तारों का टिमटिमाना, बाल्टी में सिक्के का तली के ऊपर दिखना, जैसे पानी भरा है बाल्टी में तो सिक्का डालते हैं ऊपर दिखता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखना, छड़ डालते हैं तो लगता है हल्का सा टेढ़ी हो गई है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या उदाहरण है, तो हीरे का चमकना, जितनी भी चीज़ें चमकेंगी समझिए कि वो पूर्ण आंतरिक।
ये परावर्तन लिखा हुआ है, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान मरीचिका। कभी कभी हम गर्मियों में जाते हैं, जैसे लगता है दूर पे पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं रहता वहाँ पहुँचने पे, तो रेगिस्तान मरीचिका उसको कहा जाता है। कांच का चटका भाग चमकीला दिखना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पानी में पड़ी जो परख नली का चमकीला दिखना, या फिर पानी में जो बुलबुले होते हैं वो चमकते हुए दिखते हैं, ये भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आगे बात करेंगे वोल्ट मीटर का क्या यूज़ होता है। तो दो बिंदु के बीच में विभवांतर नापने के लिए, रेन गेज वर्षा मापने के लिए, गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, एमीटर जो है ये विद्युत धारा मापने के लिए ये यंत्र होता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कभी कभी जो है स्टेटमेंट आ जाता है इस तरह का। इसका कार्य क्या होता है ट्रांसफार्मर का, तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलना, या फिर निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना, दोनों का काम करता है। ये रिवर्स में भी काम करता है। आगे बात करेंगे डायनेमो का क्या कार्य होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य है। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। जहाँ पे बिजली लगती है उसके बाद जैसे पानी वगैरह निकल रहा है, तो वो कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। तो इस तरह से होता है, थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे मैं माइक्रोफोन से अगर बोल रही हूँ तो आपको ये आवाज़ जो है ये सुनाई दे रही होगी, तो माइक्रोफोन को ये जो ध्वनि ऊर्जा मेरी जा रही है ये आपको विद्युत रूप में कन्वर्ट होकर जा रही है। आगे बात करेंगे लाउड स्पीकर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जो लाउड स्पीकर में बोला जाता है तो सामने वालों को बहुत तेज़ सुनाई देता है। जो लोग आगे मेरे बैठे होंगे, अगर मैं लाउड स्पीकर पे बोलूँ तो पूरा एरिया कवर करेगा। आगे बात करेंगे मोमबत्ती की, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट दिष्टकारी का क्या अर्थ होता है, तो दिष्टकारी जो है ये एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। फिर ट्रांसफार्मर और डायनेमो की खोज किसने की थी, तो ये फैराडे ने की थी दोनों। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने। फिर टेलीविज़न की जेएल बेयर्ड ने। भारी जल की यूरे ने। यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर एक्सरे की खोज जो है रॉन्टजन ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की तो आइंस्टीन ने की थी। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, या फिर सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। डायोड वॉल्व जो है इसकी खोज की थी सर जेएस फ्लेमिंग ने। ट्रायोड वॉल्व की फॉरेस्ट ने की थी। फोटोग्राफी जो धातु में होती है इसकी खोज की थी निप्से ने। फिर रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने 1928 में। फिर रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ये हस्बैंड वाइफ थे। आगे बात करेंगे उत्तोलक जो है 3 तरह के होते हैं। एक जिसको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें आयास और भार के बीच में आलंब होता है। आलंब का मतलब होता है जहाँ से दोनों ज्वाइंट रहें, और इधर जो है भार रहता है, इधर आयास रहता है। जैसे कि कैंची को आप अपने उसमें इमेजिन करिए कि कैंची को सामने भार रहता है, मतलब जो चीज़ काटा जाता है वो आगे ऐसे जो है लगा रहता है और बीच में जुड़ी रहती है, फिर इधर इधर पकड़ा जाता है। इसको इधर पकड़ते हैं, इधर जो काटने का सामान है भार इधर आ गया, तो इस तरह से बीच में क्या आ गया, आलंब आ गया। बीच में आलंब आ जाएगा मतलब प्रथम श्रेणी का है। उसी तरह से प्लास भी होता है, उसी तरह से हैंडपम्प भी होता है और शीश झूला, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर द्वितीय श्रेणी की बात करें तो इसमें जो है भार बीच में आ जाता है। भार जो है यहाँ पर बीच में आ जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा भार को, और एक तरफ आयास रहेगा इधर और एक तरफ आलंब रहेगा। तो ये भार बीच में किस में आता है, सरौते में। जैसे सरौता ऐसे होता है, भार यहाँ पर जब सुपारी रखी जाती है बीच में तो कट जाती है। उसी तरह से नींबू निचोड़ने की मशीन और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी होती है। तृतीय श्रेणी में जो है आयास बीच में आ जाता है, इधर आलंब होता है, इधर भार होता है। जैसे चिमटा, तो चिमटा में जो है ऐसे होता है, ये ऐसे, तो इसमें जो है आयास बीच में आ जाता है, एक तरफ आलंब हो जाता है, एक तरफ भार हो जाता है। इसको आप बस थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, इतना एग्जैक्ट समझा नहीं जा सकता। और हाथ भी मनुष्य का इसी तरह काम करता है। तो तृतीय श्रेणी में चिमटा और हाथ, उदाहरण जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको रट लीजिए। अब ज़्यादा समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा और मैं समझा भी नहीं पाऊंगी इससे ज़्यादा। तो जितना यहाँ पर उदाहरण लिखा है इसको रट जाइए, अगर उत्तोलक से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो पारसेक होती है। जिससे तारों के बीच की दूरी वगैरह मापते हैं तो वो पारसेक होती है। नेक्स्ट बात करेंगे एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब कुछ मूल राशियाँ होती हैं, उनकी मात्रक क्या क्या है, जैसे दूरी का मात्रक है मीटर,
द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, फिर विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, फिर पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये जो है मूल राशियां हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी मूल राशियां नहीं है, तो जो इनसे ही उत्पन्न होती हैं वो वाली राशियां मूल राशियां नहीं होती हैं। तो ये 7 है मूल। नेक्स्ट बात करेंगे, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्यों होती है? तो पहाड़ों पर जो है वायु का घनत्व कम होने लगता है, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल जी, इसका मान किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। और कभी कभी इसका जो है कितना मान होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इसका मान होता है कैपिटल जी का। आगे बात करेंगे, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पास्कल के नियम पर काम करती है। इस तरह से क्वेश्चन बन चुके हैं कौन सा किस सिद्धांत पे काम करता है। इसके अलावा केशिकत्व का उदाहरण बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर केशिकत्व के उदाहरण दिए हैं। स्टोव में जो बत्ती जली रहती है वो मिट्टी का तेल ऊपर तक चढ़ता है धीरे धीरे पतली पतली नालियों से, तो ये जो है उसी को केशिकत्व कहते हैं। जो एक नाली जैसी बनी होती है अंदर जो दिखती नहीं है, वहीं से तेल चढ़ता है। इसके अलावा रेसों से चढ़ता है। फिर जो वर्षा के समय खेत की जुताई करना क्यों आवश्यक होता है? ताकि मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ जाए, मिट्टी में नमी बनी रहे। अगर केस नली होगी तो नीचे का जो पानी नमी अंदर गई है वो ऊपर आ जाएगी, वो नमी नहीं बनी रहेगी और धीरे धीरे ऊपर आके सूख जाएगा पानी। तो इसीलिए जुताई करके केस नलियों को तोड़ दिया जाता है। फिर पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तथा जल और आवश्यक लवणों को ऊपर पहुँचाने का भी ये किसका काम है? केशिकत्व के ही कारण जो है खनिज लवण, पानी वगैरह ऊपर पत्ती तक पहुंचते हैं। इसके अलावा आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? अगर पूछा जाए तो 0 होती है। पराश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्ते और डॉल्फिन जो है पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। जो सुपर सोनिक आवाज होती है एकदम बहुत तेज, उसको कुत्ते और डॉल्फिन सुन लेते हैं। स्टेथोस्कोप कार्य करता है जो ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। इसके अलावा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में कभी कभी जो है बदलने को आता है। तो ये जो है C/5 होता है। C/5 = F-13/9। इतना जरूर याद रखिएगा, इन्हीं में से पूछ रहता है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, बार बार हमेशा अगर कभी आता है कन्वर्ट करने को तो यही आता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, तारों का रंग प्रदर्शित करता है क्या? तारों के तापमान को। तापमान जितना जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से तारे का कलर दिखाई देगा। इसके अलावा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन। तो तीनों में भी पूछा जाए, अगर इसमें किसी में भी पूछा जाए तो इस तरह से आंसर लिखना है। कभी कभी फ़ारेनहाइट नहीं रहता है ऑप्शन में। नेक्स्ट बात करेंगे, कमरे के ताप या फिर सामान्य ताप पर जो है सामान्य ताप कितना होता है? 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो धातुएं होती हैं, द्रव धातुएं कौन कौन सी हो जाती हैं? धातु जो है सामान्यतः ठोस होती है, लेकिन कौन सी ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर वो द्रव में रहती है, लिक्विड रूप में रहती है? तो पारा है, गैलियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फेंसियम। तो ये धातुएं जो हैं द्रव रूप में रहती हैं, पारा, गैलियम, रुबिडियम, सीजियम और फेंसियम। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब क्वथनांक किसी चीज़ का बढ़ रहा है, मतलब वो अच्छे से पक जाएगी। जब बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे बढ़ता है, खाना जल्दी से मतलब पक जाता है। जैसे पहाड़ों पर जब हम लेके जाते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ पकाने की कोशिश करते हैं तो क्वथनांक बहुत आसानी से आ जाता है। जैसे वहाँ पे दाब बहुत कम हो जाता है, इसलिए जो है क्वथनांक बहुत जल्दी पानी उबलने लगेगा और खाना नहीं पकेगा। तो इसलिए जो है यही दिक्कत होती है। आगे बात करेंगे, फ्यूज तार बनाए जाते हैं किससे? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक पर। उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, गलनांक कम। फिर प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो उसकी तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। 2 समांतर दर्पणों के मध्य रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब बाल कटवाने जाते थे तो एक सामने शीशा लगा रहता था, एक पीछे, तो बहुत सारे चित्र दिखते थे, तो गिनने की कोशिश करते थे लेकिन वो अनंत रहते थे। फिर आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा जो हम आँख से देखते हैं। CV रमन को नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था, रमन प्रभाव की खोज के लिए। 1928 में इन्होंने खोज की थी और ये जो दिया गया था 1930 में दिया गया था। चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम मतलब कहाँ पे, किस छोर पे होती है? तो बीच में जो है सबसे न्यूनतम उसकी शक्ति होती है चुंबक की, और छोर पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ यंत्र हैं और उसकी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो भाप का इंजन जो है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे। फिर है यहाँ पर विद्युत जनरेटर
ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम करता है। रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर। फोटोसेल जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये कुछ सिद्धांत जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या मैच करने को आ जाते हैं। तो फिजिक्स में इतनी चीज़ें पीसीएस आयोग जो है पूछता है, बार बार रिपीट होती हैं, इसको कई बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि चीज़ें जो है बहुत यहाँ पे जल्दी कवर हो जाती हैं, उसको रिवीजन में आपको दिक्कत होती होगी, तो बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम के पहले फिर पढ़िएगा। तो फिजिक्स कंप्लीट होता है। अब केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे, जितना भी केमिस्ट्री में चीज़ें पूछी जाती हैं, यूपी पीसीएस हो या आरओ हो या अदर एग्जाम्स जहाँ पे भी केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है, धातु है, वो कौन सा है? धातु तत्व यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है पृथ्वी पर। जैसे कि आपको पता होगा जो ऊपर वाली सीमा होती है उसको कहते हैं सियाल। तो एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है और इसमें जो है एल्युमिनियम तत्व ज़्यादा होता है। तत्व है ये मतलब धातु तत्व। फिर आगे बात करेंगे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वैसे ओवरऑल तत्व कौन सा है? यहाँ पे धातु लिखा, यहाँ पर केवल तत्व लिखा है। तो केवल तत्व लिखा रहेगा तो ऑप्शन होगा जो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, ये धातु नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में तो वैसे तो ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। फिर सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का यहाँ पे धातु तत्व की बात की जा रही है, वैसे ओवरऑल में ऑस्मियम है। धातु की बात की जाएगी तो सबसे हल्का लिथियम है। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा जो है द्रव अवस्था में रहता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था धातु वाले से रिलेटेड पिछले वीडियो में, वो आप फिजिक्स वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें एक इस तरह का एक और क्वेश्चन मिलेगा। द्रव अधातु कौन सी है? द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन, द्रव अधातु तत्व। आगे बात करेंगे विद्युत का सर्वोत्तम चालक किसे कहा जाता है? जहाँ पे सबसे आसानी से विद्युत ट्रांसफर होती है, ये चांदी है, सिल्वर है। इसके अलावा सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य तत्व कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा उसको खींचा जाए तो सबसे ज़्यादा तक इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तन्यता मतलब इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो वो है सोना। देखिए सोना जो है बहुत अगर प्योर रहता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, इसीलिए उसमें कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जैसे ज्वेलरी बनाई जाती है, तो केवल सोना उसमें नहीं होता। आगे बात करेंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सीजियम है, इसको सबसे क्रियाशील धातु माना जाता है। फिर सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु तत्व में फ्लोरीन आता है। सबसे जो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन ही है। इसकी जो है सबसे ज़्यादा इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये हैलोजन वर्ग में आता है। आगे बात करेंगे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो ये है क्लोरीन। पूरे जो आपका जो आवर्त सारणी होती है उसमें क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। आगे बात करेंगे वर्तमान में कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? तो लगभग 118 अप्रॉक्स जो है ये, क्योंकि अलग अलग तत्व खोजे जाते रहते हैं, उसको फिर से शामिल किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? लगभग 98 तत्व प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कुछ एक दूसरे से वैसे बनाए जाते हैं, कुछ जो है प्रकृति के तत्वों से उत्पन्न होते हैं, तो ये मूल रूप वाले 98 हैं। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व कौन से हैं? तो ये 20 है अप्रॉक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ये गैस की बात की जा रही है, ओवरऑल की मतलब। तो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम है, इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। फिर तत्व और उसके अयस्क, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन जो है आरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है। आपने पीओआईक्यू देखा होगा तो इस तरह से क्वेश्चन मिले होंगे कि निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो इस तरह से रहता है, उसमें से एक आध एक्स्ट्रा दे दिया गया रहता है। तो एल्युमिनियम के अयस्क में आता है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर, यही सब ऑप्शन रहते हैं हमेशा। बॉक्साइट यहाँ पे अगर आप सूत्र ना भी याद करें तो भी चल जाएगा। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर एल्युमिनियम के अयस्क हैं। आगे कॉपर के भी अयस्क पूछे जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन को टफ बनाना रहता है तो कॉपर के अयस्क पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो कॉमन होता है एल्युमिनियम का होता है। फिर कॉपर का जो है क्यूप्राइट है, मेलेकाइट है, एजुराइट है, कैल्कोसाइट है, फिर कैल्कोपायराइट है, ये सब कॉपर के हैं। ज़्यादा जो याद रखना है क्यूप्राइट। कभी कभी ये सब ऑप्शन में रहते हैं एल्युमिनियम वाले, एक एक्स्ट्रा ये वाला रहता है, आप प्रीवियस ईयर वगैरह देखेंगे तो मिलेगा। जिंक की बात करते हैं, जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंकाइट, ये जो है जिंक के अयस्क हैं। कैलामाइन पूछा जा चुका है पहले, किसका अयस्क है? जिंक का। मरकरी जो है ये इसका अयस्क है सिनेबार, मरकरी का अयस्क है सिनेबार।
फिर लोहे का तो पूछा ही जाता है, लोहे का जो है हेमेटाइट है, मैग्नेसाइट है, सिडेराइट है, इसके अलावा आयरन पायराइट है और कैल्कोपायराइट है। इनमें से अगर पूछा जाता है कि सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है तो मैग्नेटाइट जो लोहा होता है इसको सबसे अच्छा माना जाता है। ये हमने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप ग्रुप में होंगे तो उसमें लास्ट वाले पेज में जहाँ पे तत्व वगैरह लिखे हैं वहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं, उसको देख लीजिएगा कौन सा सबसे अच्छा अयस्क होता है तो मैग्नेटाइट। फिर सिल्वर की बात करते हैं, इसका अयस्क है अर्जेंटाइट। इसके अलावा नेटिव सिल्वर भी जो है इसी का अयस्क है, अर्जेंटाइट और नेटिव सिल्वर। फिर सीसा का आता है तो सीसा का दो है, गैलेना और सिरुराइट। ये जो है गैलेना पूछा जा चुका है। आगे बात करेंगे टिन की, तो टिन का अयस्क है कैसीटेराइट। फिर कैल्शियम का है जिप्सम। फिर फ्लूस्पार, यहाँ पे जिप्सम का सूत्र भी याद रखिए क्योंकि ये अलग से पूछा जाता है। तो CaSO4 × 2H2 कैल्शियम सल्फेट, और ये जो है जब हाइड्रेटेड होता है ये तो इसमें H2O लगा रहता है। आगे बात करेंगे फास्फोराइट। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैल्शियम के ही अयस्क है, जहाँ जहाँ पे कैल्शियम लगा रहेगा वो कैल्शियम के अयस्क है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट बात करेंगे आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग निकलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। और आतिशबाजी के दौरान जो लाल रंग निकलता है वो किसके कारण तो ट्रांसियम के कारण निकलता है, इसकी उपस्थिति के कारण। तो ये अलग से क्वेश्चन बनाया जाता है। प्याज और लहसुन जो होता है उसकी गंध किसके कारण होती है तो सल्फर के कारण। कैंसर के इलाज में क्या यूज़ किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। वायुयान निर्माण में किसका यूज़ किया जाता है तो पैलेडियम का यूज़ किया जाता है। इस तत्व का यूज़ वायुयान के निर्माण में होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है तो सोना को सबसे कम अभिक्रियाशील माना गया है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे थॉमसन ने। जो ईटा पर नाचे उससे हम पता लगाते हैं तो ईटा से ये थॉमसन हो जाता है, टी थॉमसन। तो ये इस तरह से हिंदी मीडियम वालों तो ऐसे याद करते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, द्रव्यमान होता है 9.1095 × 10⁻28 ग्राम। फिर प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने और इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने। जो हम कहते हैं ईटा पर में रदरफोर्ड आ जाता है कि रदरफोर्ड ही एक नाम है, लेकिन प्रोटॉन की खोज करने वाले का नाम है गोल्डस्टीन और नाम दिया था रदरफोर्ड ने। आवेश होता है +1 और जो द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻24। और इसका और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है, द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है। और प्रोटॉन में जो आवेश होता है +1 होता है, न्यूट्रॉन में आवेश जो है 0 होता है। इसकी खोज की थी चैडविक ने। तो तीनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की ये दोनों नाम याद रखना है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का चैडविक। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी तो डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली कि इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की प्रकृति की, इसकी जो प्रकृति होती है तरंग के समान होती है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है तो 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और इसको एक बोस आइंस्टाइन भी एक अलग से जो है एक स्टेट मानी जाती है। इसमें सभी याद रखिएगा, पदार्थ की स्टेट्स कभी कभी पूछी जाती है जब टफ क्वेश्चन बनता है। तो ठोस, द्रव, गैस के अलावा कौन कौन सी होती है तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। फिर तत्व की बात करें तो एक ही पदार्थ के परमाणु से बने हुए जो समूह होते हैं उसको तत्व कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 परमाणु है हाइड्रोजन का तो ये तत्व बन गया, हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। फिर इसी तरह से N2, फिर ऑक्सीजन, फिर Au जो जिसको कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो भी हैं ये सब जो है एक तत्व है। कई सारे परमाणुओं से मिलकर एक तत्व बनता है और कई सारे तत्वों से मिलकर एक यौगिक बनता है। यहाँ पर देखिए यौगिक क्या है तो कई तत्वों को मिला दिया जाएगा तो यौगिक बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु को जोड़ा गया तो यहाँ पर यौगिक बन गया जो कि ये पानी के 2 अणु यहाँ पर बन गए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे यौगिक की बात करेंगे तो निश्चित अनुपात जरूर आएगा। स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है कि यौगिक में जो 2 तत्व मिले रहते हैं उनका किसी भी अनुपात में होते हैं या निश्चित अनुपात होता है। तो यौगिक में सब चीज़ निश्चित अनुपात में मिलाई जाएगी तभी यौगिक बनेगा। और इसका उल्टा होता है, यौगिक के उल्टा होता है मिश्रण में। यहाँ पर भी 2 तत्व मिलते हैं मिश्रण में भी, लेकिन किसी भी अनुपात में इसको मिलाया जा सकता है। तो मिश्रण में जैसे वायु में कई सारी गैसेस होती हैं लेकिन कोई भी गैस की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, वो घटेगी बढ़ेगी तो भी उसको वायु ही कहा जाएगा। लेकिन यौगिक में अगर पानी बनाना है तो इतने अनुपात में ही इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाना पड़ेगा तभी पानी बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे समस्थानिक की, तो जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं उसे समस्थानिक कहा जाता है। ये जो नीचे वाला नंबर है ये सब जगह पे बराबर होगा। जैसे ये तीनों जो है आपस में समस्थानिक है, ये दोनों जो है आपस में समस्थानिक है, ये जो है समस्थानिक हो गया। संभारिक क्या होता है तो इसका परमाणु भार बराबर होता है। ये ऊपर वाला नंबर जो है ये बराबर होगा तब उसको संभारिक कहा जाएगा।
फिर कुछ समस्थानिकों के प्रयोग, ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, मैचिंग में आता है। यूरेनियम 235 का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो चट्टान की आयु का पता लगाने में। इसके अलावा सोडियम 24 का यूज़ रक्त के थक्के का जो जमता है उसका पता लगाने में सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 का रक्त कैंसर नियंत्रण में। आर्सेनिक 74 का ट्यूमर का पता लगाने में। कभी कभी ट्यूमर की जगह पे कैंसर लिखा रहता है क्योंकि ट्यूमर ही जो है कैंसर का भी रूप लेता है, तो आर्सेनिक 74 का यूज़ उसका पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में। फिर फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया उपचार में किया जाता है। ल्यूकीमिया में क्या होता है? बायोलॉजी में हमने देखा था, जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तब ल्यूकीमिया होता है। आगे बात करेंगे लोहा जो है, लोहा 59 जो है, इसका अरक्तता का पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ समस्थानिक है जिनका प्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। अब आवर्त सारणी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो ये एक यहाँ पे इसके माध्यम से पढ़ लीजिए। परमाणु को आकार, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाया जाएगा तो आकार बढ़ता जाएगा। वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो ये जो परमाणु का आकार है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे। और आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे हम तो इसका आकार जो है वो घटता जाएगा। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और धनात्मकता भी पूछी जाती है, धनात्मकता ज़्यादा पूछी जाती है कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धनात्मकता बढ़ेगी और आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो ये घटेगी। सब उल्टा ही होता है इसमें। आगे बात करेंगे आयनन ऊर्जा, ये नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटती है और बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता और धनात्मकता, ये जरूर याद रखिएगा बस, विद्युत ऋणात्मकता और धनात्मकता। धनात्मकता जो है नीचे जाने पर बढ़ती है, और एक चीज़ याद रखिए बस, ये वाला और ये वाला तो उल्टा कर दीजिएगा बस। तो धनात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी और ऋणात्मकता घटेगी, और इसी का उल्टा होता है यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं। और बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी देख लेते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगेगा और इतना डिटेल में समझाया भी नहीं जा सकता, इसलिए एग्जाम से पहले एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। खास करके ये विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये तीन चीज़ें। आगे बात करेंगे हुंड का नियम, ये किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉन युग्मन से संबंधित है, या फिर इसको कहा जाता है अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड के नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अधिकतम बहुलता के नियम के नाम से जाना जाता है। इसमें इसका जो पूरा अगर ये पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक रिक्त कक्षक अवेलेबल रहते हैं, और जब तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। तो ये इसका नियम है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से कि बहुलता का, अधिकतम बहुलता का नियम किसका है? तो ये है हुंड का नियम। और बात इसमें क्या की गई है? इलेक्ट्रॉन युग्मन की बात की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉयल का नियम क्या कहता है? तो स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कहा जाएगा P प्रोपोर्शनल टू 1/V। V हो गया यहाँ पर आयतन, P हो गया इसका प्रेशर। तो ये वाला सूत्र दिमाग में रखिएगा, P इसी प्रोपोर्शनल टू 1/V। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, धनावेश से आता है। अलग अगर कोई चीज़ किसी को दिया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जाएगा तो धन आवेश लग जाता है ऊपर। अगर जो दान देता है वो प्लस में रहता है, हमेशा दानी को प्लस में कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, कोई दे रहा है, तो इस पर धन आवेश लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है उस पर ऋण आवेश, वो ऋणी हो गया तो मतलब उस पर ऋण आवेश लग जाएगा। इसको कहते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण में जो है त्याग किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, और अपचयन में ग्रहण किया जाता है। ये कभी कभी स्टेटमेंट इसका बना दिया जाता है एग्जाम में, यूपी पीसीएससी आरओ वगैरह में, तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें ऑक्सीकरण भी होता है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों मिक्स हो जाएगा तो उसको रेडॉक्स कहा जाएगा। आगे बात करेंगे सिरका को क्या बोलते हैं? तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। संतरा में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, संतरा और इमली का अलग अलग है। इमली जो है टार्टरिक अम्ल है, संतरा सिट्रिक। फिर टमाटर जो है ऑक्सैलिक अम्ल है, नींबू सिट्रिक अम्ल है। ये संतरा और नींबू जो है एक ही तरह के हो गए, ये सिट्रिक अम्ल वाले। आगे बात करेंगे दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक या फिर फार्मिक दोनों होता है, मेथेनोइक या फिर फार्मिक अम्ल। बिच्छू में जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। चींटी के डंक और बिच्छू में मेथेनोइक अम्ल, और लेकिन ज़्यादा ऑप्शन में चींटी वाले में फार्मिक अम्ल ही लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल होता है, और इससे पहले टार्टरिक किस में था? तो इमली में था। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल। फिर दुर्गंध युक्त मक्खन में जो है ब्यूटराइक जो है अम्ल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेब में मैलिक अम्ल होता है, मैलिक एसिड सेब में। फिर फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में।
आगे बात करेंगे लोहे को साफ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, जंग वगैरह हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो H2SO4 और HNO3। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे बात करेंगे अम्ल राज क्या होता है? तो अम्ल राज में 2 अम्ल मिलते हैं, कौन कौन से? HCl और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में जब मिलाया जाता है तब उसको अम्ल राज कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है कितनी मात्रा में होता है? तो 3:1 की मात्रा में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे भस्म क्या है? तो ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसको कहते हैं भस्म। अम्ल से अगर प्रतिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनेगा तब भस्म उसको कहा जाएगा। अब पीएच मान कभी कभी इसको अरेंज करने को आ जाता है कि किसका पीएच ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो समुद्री जल का पीएच यहाँ पर 8.4, रक्त का 7.4, लार का होता है लगभग 6.5, फिर दूध का होता है 6.4 लगभग। कभी कभी एक आध पॉइंट इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए ये लार और दूध जो है हल्का सा अम्लीय साइड में होते हैं, रक्त जो है थोड़ा सा क्षारीय टाइप में होता है। क्षारीय मतलब 7 से ज़्यादा हो गया अगर कोई चीज़ तो क्षार हो गया, और 7 से कम है तो अम्ल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर मूत्र का जो है लगभग 6 रहता है, 6 से 7 तक ये वेरी करता रहता है। शराब का 2.8 से 3.8 जो है पूरा ये एसिडिक है, अम्लीय है शराब। फिर सिरका भी एसिडिक होता है 2.4 से 3.4। नींबू जो है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है 2.2 से 2.4 तक लगभग। फिर अम्लीय वर्षा में ये 5.6 से कम ही रहता है, तब मतलब अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जल जो है जब बारिश होती है अम्लीय वर्षा जब रहती है तो पानी का पीएच 5.6 से कम रहता है, जिससे जो है संगमरमर वगैरह खराब हो जाते हैं। आगे बात करेंगे कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, यहीं पे देख लीजिए। फिर इसका प्रयोग क्या क्या है? कास्टिक सोडा का पूछा जाता है एग्जाम में। तो साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ़ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा और कागज़ बनाने में, कारखानों को साफ़ करने में इसका प्रयोग किया जाता है NaOH का। फिर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या क्या है? घरों में चूना पोतने में, जल को मृदु बनाने में, इसके अलावा जल जो हार्ड रहता है उसको मृदु करने में, फिर पेट्रोलियम को साफ़ करने में, उसका जो शोधन वगैरह किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र है CaOCl2। आगे बात करेंगे साधारण नमक NaCl, इसका प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में, अचार का परिरक्षण करने में भी नमक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं NaHCO3, ये पेट की अम्लता दूर करने में यूज़फुल होता है। ये जो सोडा वगैरह है लास्ट में एक जगह पे लिख दिया गया है, उसको आसानी होगी पढ़ने में। फिर है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये बारूद बनाने में प्रयोग होता है। जल की कठोरता खत्म करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स यूज़ होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। हरा कसीस क्या है? तो फेरस सल्फेट है, FeSO4 × 7H2। फिर उजला थोथा क्या है? उजला थोथा है जिंक सल्फेट, उजला थोथा कहते हैं जिंक सल्फेट को, ZnSO4 × 7H2O। फिर नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O। ये जो इंटू H2 लगा ये नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है ये वाली याद रखनी है, इसको हाइड्रेटेड करने के लिए इनका यूज़ होता है। आगे बात करेंगे चूहा मारने की दवा या फिर कृंतकनाशी या रोडेंट नाशी भी लिखा रहता है। तो ये जिंक फास्फाइड जो है ये रोडेंट नाशी के रूप में प्रयोग की जाती है। ये PCS में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने PYQ में भी करवाया था, अगर आपने देखा हो तो। यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़ा है और ग्रुप में भी भेजा जा चुका है। फिर झूठा सोना किसको कहा जाता है? तो आयरन पायराइड को, FeS2। फिर हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? तो AgCl को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, और इसका यूज़ किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? तो प्लेटिनम को। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो क्रोमियम है। प्राकृतिक गैस कभी कभी मेथेन को बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें 80% जो है मेथेन की मात्रा पाई जाती है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन इसमें ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, प्रोपेन की थोड़ा कम होती है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO + N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को मिला के प्रोड्यूसर गैस बनती है। फिर यहाँ पे जल गैस है, जल गैस क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मिला दिया जाएगा तो जल गैस बन जाएगी। ये दोनों याद रखिएगा, प्रोड्यूसर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन, और जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन। फलों का मीठा होना किसके कारण होता है? कौन सी शर्करा के कारण? तो फ्रक्टोज के कारण होता है, ये बायोलॉजी में भी हमने देखा था। फिर किस गैस की गंध सड़े अंडे के जैसी होती है? अक्सर 12th वगैरह में अगर आपने एक्सपेरिमेंट इसका किया होगा तो एक दिन ऐसा दिन आता था जिस दिन अंडे की जैसी खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी लैब में। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। किस गैस की, जो गैस की गंध जो है अंडे की छिलके की जैसी होती है, अंडे की जैसी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड।
फिर चूने के पानी को दूधिया क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बनाता है। फिर अमोनिया बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो हैबर विधि कहते हैं इसको। और इस विधि में एक उत्प्रेरक काम करता है जिसको कहते हैं आयरन। आयरन का यूज़ किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को तेज करना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सूचक, अम्ल, क्षार, उदासीन, ये क्या चीज़ लिखा है, तो ये तीनों चीज़ें जो है सूचक के रूप में यूज़ की जाती हैं। अगर कोई पदार्थ हमें पता करना है ये अम्ल है या फिर क्षार है या फिर उदासीन है, अम्ल मतलब जो ये एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर नॉर्मल है, तो ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज पे जब अम्ल डाला जाएगा तो वो जो है गुलाबी हो जाएगा मिश्रण, और ये क्षार डाला जाएगा तो पीला हो जाएगा। अगर नारंगी रहता है तो मतलब नारंगी हो जाता है तो मतलब उदासीन है। लिटमस पेपर जो है अगर अम्ल डाला जाएगा तो लाल हो जाएगा, क्षार डाला जाएगा तो नीला हो जाएगा। ज़्यादा यही पूछा जाता है लिटमस पेपर, ये अम्ल में लाल हो जाता है, क्षार में नीला हो जाता है और उदासीन रहने पर बैंगनी रहता है। फिर फिनाफ्थलीन जो है ये रंगहीन हो जाता है अम्ल में, और क्षार में जो है गुलाबी हो जाता है, और वैसे उदासीन रहने पर रंगहीन हो जाता है। फिनाफ्थलीन का ये चीज़ याद रखिएगा कि उदासीन में कैसा होता है, रंगहीन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो प्रीस्टले ने की थी। विट्रियोल ऑयल क्या होता है, तो H2SO4 को विट्रियोल ऑयल भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 × ½ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट × ½ जिप्सम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट, ये हाइड्रेटेड होता है, CaSO4 × 2H2O। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो बेकेलाइट और मेलामाइन इसका जो है एग्जाम्पल है। फिर थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खास करके इनमें से थर्मोप्लास्टिक पूछा जाता है, एक आध थर्मोसेटिंग वाला दे दिया गया रहता है। तो इसको जब बीच में एक ऑप्शन ये आ गया, पूछा गया इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो यही उसमें रहता है बेकेलाइट या मेलामाइन। ये दोनों जो है थर्मोसेटिंग है, जिसको एक बार सेट किया गया तो दोबारा इसको रिप्लेस मतलब इसका आकार वगैरह चेंज नहीं किया जा सकता। इसका जो है चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ तत्व हैं उनके रासायनिक नाम और सूत्र। तो जैसे धावन सोडा है, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 × 10H2O। फिर खाने का सोडे को ही बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। फिर कास्टिक सोडा जो है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH। फिर ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaCO Cl2। फिर सुहागा जो है इसको बोरेक्स कहते हैं, रासायनिक नाम है, इसका सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O। तो ये जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया था। साइंस के अंतर्गत जीव विज्ञान यहाँ पे कवर करेंगे, और इसी में ही वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी भी इसी में शामिल होगा, और ये पार्ट 1 है। तो लगभग 1-2 पार्ट में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट में ये जो है पूरा साइंस जो है कवर हो जाएगा, मतलब ये बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है कवर हो जाएगा। और इसमें जो है अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो लूसेंट वाला पूरा कवर कर सकते हैं, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे RO हो चाहे UPPCS। जो सामान्य ज्ञान वाली बुक मिलती है उसके लास्ट में जितना साइंस दिया रहता है उतना ही पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है, नोट्स वगैरह भी अगर आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स RO की जो ग्रुप चल रहा है पेड ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे RO ग्रुप डिटेल्स, तो आपको एक PDF सेंड कर दिया जाएगा, उसी में पूरी डिटेल लिखी हुई है। लास्ट में कैसे ज्वाइन करना है वो प्रोसेस भी उसी में लिखा हुआ है। उसी में नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट वाइज, PYQ मिलेंगे, और जो टेस्ट वगैरह हैं एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ वो सब उसी ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम जो अरस्तु थे, इन्होंने जो है जीव विज्ञान को, जीव जगत को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब ये 2 पार्ट कौन से हैं, तो पादप और जंतु। अब ये कुछ वर्ग पूछे जाते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है कि अध्ययन और जीवों की संरचना की, मतलब शारीरिक संरचना, रूप, कार्य के आधार पर जो उनका पदानुक्रम है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो पहले जगत होता है, इसका क्रम यही है, याद रखिएगा। जगत, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर उपजगत जिसको फाइलम बोलते हैं, फिर वर्ग आता है क्लास, फिर उपवर्ग ऑर्डर, फिर वंश जिसको जेनस कहा जाता है, फिर जाति यानी स्पीसीज आते हैं। और ये क्रम यही है, इसको याद रखिएगा। और ये 6 भाग जो हैं, ये जो भी हमने देखे, ये किसने बनाए हैं, किसने दिए हैं, तो कैरोलस लीनियस ने, इनकी पुस्तक जो सिस्टेमा नेचर है इसी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे बात करेंगे, जो लीनियस थे इनको आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता भी कहा जाता है, जो जनक वगैरह कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण इन्होंने ही दिया था, और ये जो है इसको द्विनाम पद्धति भी कहा जाता है, द्विनाम पद्धति के आधार पर दिया था।
फिर यहाँ पे 1969 में जो है व्हिटकर ने, एक वैज्ञानिक थे व्हिटकर, इन्होंने 5 जगत की प्रणाली बनाई। अब ये 5 जगत कौन से हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला इसमें है मोनेरा जगत। मोनेरा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इस तरह के जो है जीव इसमें आते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु इसमें जो है आते हैं। और कैसे, तो प्रोकैरियोटिक जीव इसमें आते हैं। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। फिर प्रोटिस्टा वर्ग की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें हो गया मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, इसमें हो गया यूकैरियोटिक। अब एक चीज़ अलग से पूछा जाता है कि जो युग्लिना है वो किस में आता है। युग्लिना मतलब जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है उसको युग्लिना कहा जाता है। ये भी एक तरह का जीव होता है। तो युग्लिना प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है। और इसी में जो है प्रोटिस्टा जो है ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे, परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहे। तो प्रोटिस्टा में दोनों टाइप के जीव आते हैं। स्वपोषी की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे डायटम, ये पूछा जा चुका है। डायटम जो है किस में रखा गया है डायटम को, तो प्रोटिस्टा में रखा गया है, स्वपोषी है ये। और इसके अलावा एक कोशिकीय कवक, बाकी कवक भी जो एक कोशिकीय होते हैं इसमें आते हैं। और परपोषी की बात करें तो प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा में ही रखा गया है। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। आगे बात करेंगे कवक जगत। तो इसमें जो है परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल होते हैं। जो मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं वो कवक के अंतर्गत आते हैं। कवक मतलब जो फंजाई वगैरह होता है। तो इसमें जो है एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो कवक होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो ऊपर से खोल जो चढ़ी होती है वो किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, और ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है कवक में परपोषी जीव होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, और यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यीस्ट, दीमक, मशरूम, ये सब जो है कवक के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, फिर आता है पादप जगत। पादप जगत में जो है हरे पौधे, शैवाल इसी में आते हैं, ये सब स्वपोषी होते हैं। फिर जंतु जगत, ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं और परपोषी होते हैं। हम सभी जो है जो मनुष्य होते हैं ये सब परपोषी हैं, जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है व्हिटकर, इन्होंने 5 प्रकार में इसको बांटा है पूरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब जीव विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ बायोलॉजी आता है। मैचिंग में सबसे ज़्यादा अगर विज्ञान की बात करें तो बायोलॉजी ही पूछा जाता है। तो जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है। पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं पैलियोबॉटनी। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी। फिर सजीवों व उनके वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी। मृदा निर्माण, मृदा प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब मिट्टी से संबंधित। इसके अलावा अगर मिट्टी का एक और वो होता है उसको कहते हैं इडैफिक। इडैफिक भी जो है मृदा से ही संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करेंगे वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन तो ऑन्कोलॉजी इसको कहा जाता है। फिर रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी कहते हैं। रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरोलॉजी कहा जाता है इसको। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। फिर कीटों का अध्ययन, जो कीट पतंग होते हैं उसका अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये सब एग्जाम में आरओ में भी पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं। चींटियों का अध्ययन मिर्मैकोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन मिर्मैकोलॉजी। मत्स्य अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। फिर सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। उभयचरों और सरीसृप का अध्ययन, केवल सर्प रहेगा तो सर्पेंटोलॉजी, उभयचर आ जाएगा जल स्थल दोनों वाले, और सरीसृप भी उसी में आ जाएंगे, तब इसको हरपेंटोलॉजी कहा जाता है, हरपेंटोलॉजी। आगे बात करेंगे स्तनधारी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मैमोलॉजी कहलाता है। जैविक जगत के गुण सिद्धांत के प्रयोग से आधुनिक उपकरण बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बायोनिक्स। याद रखिएगा, जैविक जगत के गुण सिद्धांत के प्रयोग से जो यंत्र उपकरण बनाए जाते हैं इसको बायोनिक्स कहा जाता है। जीवधारियों का उनके वातावरण से संबंध, जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे हमारे संबंध जो है कैसा है हमारा, उसका जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं बायोनॉमिक्स। तो ये दोनों थोड़ा एक तरह से साउंड करते हैं, तो इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे वातावरण के अध्ययन की बात की जा रही दोनों के बीच में, इसको कहा जाएगा बायोनॉमिक्स। फिर अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आगे यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ और उससे संबंधित उत्पाद, जैसे मत्स्य पालन को कहते हैं पिसीकल्चर, पक्षी पालन को एवीकल्चर, फिर जलीय जीव संवर्धन को कहा जाता है एक्वाकल्चर,
फिर रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर कहलाती है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर। फिर फलों की खेती जो है ये पोमोलॉजी कहलाती है। वन संवर्धन, ये बहुत बार पूछा जाता है, सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन सिल्वीकल्चर। फिर आगे है अंगूर उत्पादन तो विटीकल्चर। सहतूत की खेती मोरीकल्चर। केचुआ पालन वर्मीकल्चर। फिर खट्टे फल का संवर्धन सिट्रिकल्चर, सिट्रिक जो फल होते हैं मतलब खट्टे फल। फिर फूलों फलों सब्जियों मसालों की खेती क्या कहलाती है, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं इसको, मतलब सब एक ही में आ जाएगा तो उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाएगा। तो इस तरह से है ये। आगे बात करेंगे जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो पुरकिंजे ने की थी, वैज्ञानिक है। और जीव द्रव्य जो है इसको जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। इसमें ऑक्सीजन होता है सबसे ज़्यादा 76%, फिर कार्बन 10%, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी इसमें होता है। तो ये पूछा गया है इसलिए यहाँ पे लिखा है। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो लियोनहॉक ने देखा था। और कोशिका शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, इसीलिए कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्म गैलेप्सेप्टिकम जो है ये एक तरह का जीवाणु है जो कि एक सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है इसको। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है सबसे बड़ी कोशिका। फिर सबसे बड़ा स्तनी जो मतलब मैमल होता है वो क्या होता है, तो नीली व्हेल जो ब्लू व्हेल होती है। इसके अलावा स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, तो ये अफ्रीकन हाथी है। ओवरऑल ब्लू व्हेल है और वैसे अगर स्थल पर देखा जाए तो अफ्रीकन हाथी। फिर सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेपीज जो कान की अस्थि होती है, हड्डी होती है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो पैर के जांघ की हड्डी होती है, इसको फीमर कहते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछा जा चुका है कई बार। यह स्टेटमेंट आ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा केवल एक, केवल दो, या एक और दो, दोनों, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की यहाँ पे बात करें तो कोशिका भित्ति जो है इसकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दोनों में कोशिका भित्ति होती है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, इसमें जो है सेलुलोज की। आगे हम पादप और जंतु वाले में भी देखेंगे, अभी कई डिफरेंस देखना है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, गाल्जी काय भी नहीं होता है। इसमें केंद्रिका, लिंक प्रजनन, लाइसोसोम, सेंट्रियोल ये सब नहीं होता है। यूकैरियोटिक में सारी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गाल्जी काय भी होता है, और इसमें ये केंद्रिका भी होती है, लिंक प्रजनन भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, सब कुछ इसमें होता है। और इसमें जो है नहीं होता है। एक जो है डिफरेंस जो अलग से कि इसमें भी कोशिका भित्ति होती है, इसमें भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की होती है, इसमें सेलुलोज की बनी होती है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें गाल्जी काय होता है, ये चीज़ें स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं। आगे बात करेंगे कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति अगर पादप और जंतु की बात की जाए तो केवल पादप कोशिका में होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। लाइसोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए लिखा है किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो राइबोसोम को। फिर राइबोसोम हो गया प्रोटीन की फैक्ट्री। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस कहा गया है, शक्ति केंद्र कहा गया है। गाल्जी काय जो है इसको यातायात प्रबंधक कहा गया है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला। फिर लाइसोसोम जो है इसको आत्मघाती थैली कहा गया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा गया है। साइंस वाला जब मैंने पेड ग्रुप में टेस्ट लिया था तो उसमें लाइसोसोम के बारे में जो एक क्वेश्चन था उसके आंसर में मैंने लाइसोसोम को बहुत अच्छे से लिखा है और उसमें आत्मघाती थैली क्यों कहा गया, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो टेस्ट वगैरह आप जो अगर ग्रुप में हैं तो टेस्ट की आंसर की रिवाइज करते रहा करिए। आगे बात करेंगे केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डीएनए की द्विगुणित संरचना ये किसने इसका आविष्कार किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो सी बेंडा ने की थी। ये पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पर लिखा है। यही चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार, इसका मतलब रिपीटेशन होता है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और ये राइबोज शर्करा है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो है डीएनए में, इसमें बेस क्या क्या होता है, तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। ये 4 बेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में यही जो थाइमिन है इसकी जगह पर यूरोसिल होता है और बाकी सब सेम रहते हैं। इसमें जो है थाइमिन की जगह पर यूरोसिल आ जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। फिर यहाँ पर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए में केंद्रक होता है और आरएनए में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों पाए जाते हैं। आरएनए में एक एक्स्ट्रा चीज़ रहती है केंद्रक के अलावा, कोशिका द्रव्य भी रहता है, डीएनए में केंद्रक पाया जाता है। आगे बात करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। सबसे मेन पॉइंट यही है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, उसी कारण जो है पेड़ पौधे रंगीन दिखते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो है जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है।
पादप कोशिका में तारक काय नहीं होता, तारक काय नहीं होता है, और यहाँ पर जो है जंतु कोशिका में तारक काय होता है। पादप कोशिका की रिक्तिका जो है ये बड़ी होती है। इसको इसी तरह से याद रखिए, अगर आप साइंस फील्ड से नहीं है तो भी बस इतना रट लीजिए कि इसमें जो है पादप कोशिका में रिक्तिका जो है बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। मैं भी अगर कोई मतलब आपको लगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए। मैं बायो की स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब बेसिकली मैथ की थी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आए तो बताया करिए। वैसे सभी चीज़ें ऑथेंटिक जगह से ली गई, या तो किसी ऑथेंटिक बुक से या फिर गूगल से, तो सही चीज़ें लिखी। आगे बात करेंगे रोग, और ये किससे किससे इसका जो है ये पूछा जाता है कि मतलब कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से, कौन सा वायरस से, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग ये लिखे हुए हैं, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये वाला जरूर याद रखिएगा। 5 ही है इसमें और इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। अगर ये याद रहता है तो अगर ऑप्शन रहता है तो उसी में थोड़ा सा मतलब आप दिमाग लगा के वहाँ पे सही आंसर जो है सही ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। फिर जीवाणु बैक्टीरिया की बात करें तो टिटनेस होता है इससे, और हैजा होता है, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, ये चीज़ें याद रखिएगा। टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़ यानी लेप्रोसी, फिर सिफिलिस, ये सब जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। फिर जीवाणु से होने, विषाणु से होने मतलब वायरस से क्या क्या होता है, तो इससे एड्स होता है, सबसे गंभीर बीमारी इसमें आएंगी। डेंगू होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक होता है, गलसोथ, खसरा, ट्रैकोमा, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ये सब जो है विषाणु से होने वाले रोग हैं यानी वायरस से। तो इसको जो है सबसे ज़्यादा प्रोटोजोआ वाला याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको सब नहीं याद हो पा रहा तो ये वाला ज़रूर याद रखिएगा। आगे बात करेंगे विटामिन, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल कहा गया है, इसका रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। और वर्णांधता, अगर जन्मजात आनुवंशिक बीमारी, वर्णांधता जो है विटामिन ए की कमी से होती है। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी जन्मजात आनुवंशिक बीमारी है तो वर्णांधता उसमें आ जाता है। ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पे लिखा है। फिर विटामिन B1 जो है ये थायमीन, और थायमीन इसका रासायनिक नाम है, और बेरीबेरीज की कमी से रोग होता है। फिर आता है यहाँ पे विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये जो है हमेशा पूछा ही जाता है, ये जो क्वेश्चन है विटामिन वाले, एक क्वेश्चन इसमें से रहता ही है। तो ये B2 जो है राइबोफ्लेविन का है, और इसकी कमी से आंख लाल हो जाती है, त्वचा का फटना, त्वचा वाली जो संबंधित है B2। फिर B3 जो है इसका रासायनिक नाम है नियासिन, इसकी कमी से जो है पेलाग्रा ये रोग हो जाता है। फिर विटामिन B5 जो है पेंटाथेनिक अम्ल इसको कहा जाता है, रासायनिक नाम है इसका। और फिर आता है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। यहाँ पे पेंटा से आप याद रख सकते हैं, पेंटा उसी को बोला जाता है जिसमें 5 होता है, तो B5 जो है पेंटाथेनिक अम्ल। फिर B6 जो है पायरिडॉक्सिन। B7 जो है इसको बायोटिन कहा जाता है, रासायनिक नाम बायोटिन है B7 का। फिर आता है यहाँ पे B9 जिसको फोलिक एसिड कहा जाता है, फोलिक अम्ल। आगे बात करेंगे B11 की, इसको सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, और इसको जो है इसको फोलिक अम्ल भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। सैलिसिलिक एसिड को ही फोलिक अम्ल कहते हैं, इसलिए जो है B11 को कभी कभी कई जगह पे आपको फोलिक अम्ल भी लिखा हुआ मिलेगा। तो B9 और B11 दोनों को फोलिक अम्ल कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन वैसे जो है B11 जो है सैलिसिलिक एसिड भी लिखा मिलता है। दोनों ऑप्शन के हिसाब से आप करिएगा। फिर B12 जो है इसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे अगर B12 की बात करी जाए तो इसकी कमी से एनीमिया होता है, इसी B12 की ही कमी से एनीमिया होता है। विटामिन C जो है, विटामिन C को कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। फिर विटामिन D जो है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का है टेकोफेरॉल, और K का है फिलोक्विनोन। ये याद रखिएगा एकदम अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितना भी रासायनिक नाम है इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रोटीन में जो है कितने तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर हो जाता है, मरासमस हो जाता है, बच्चों के रोग हैं ये। फिर राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मैसूर में है ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। और भी कई संस्थान हैं जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की ये परिभाषा है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि सीधे सीधे ये मतलब ये रिएक्शन लिखा जाए। उसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है, और इसमें जो है पानी बनता है, पानी के 6 अणु बनते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु बनते हैं, ये याद रखिएगा। फिर पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण द्वारा जाता है। किस तरह से जाता है, तो परासरण से जाता है, सिराओं से जल जो है परासरण के द्वारा जाता है। और जो है
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से किस तरह से जाता है, तो विसरण के द्वारा जाता है। ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, जल परासरण के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा। और आगे बात करेंगे क्लोरोफिल जो है इसमें किस तरह का वर्णक होता है, तो हरे रंग का वर्णक होता है। और ये जो है पत्तियों में हरे रंग का वर्णक मतलब होता है रंग। और क्लोरोफिल को 4 घटकों में बांटा गया है। इसमें एक होता है क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, फिर कैरोटीन और जैंथोफिल। ये 4 पदार्थ होते हैं क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। और इसका जो हरा रंग होता है ये ए और बी के कारण होता है, हरा रंग जो क्लोरोफिल का होता है। आगे बात करेंगे क्लोरोफिल के केंद्र में कौन से तत्व की अधिकता होती है, ये पूछा गया है। तो मैग्नीशियम तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें। अब यहाँ पे मैग्नीज और बाकी चीज़ें भी लिखी रहती है, लेकिन मैग्नीशियम सही होगा। मैग्नीशियम तत्व की अधिकता पाई जाती है। क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है, जो प्रकाश संश्लेषण से जो प्रकाश ग्रहण करता है उसमें से बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है और उसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो 7 रंग होते हैं पूरा प्रकाश में। आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, तो उपचयन और अपचयन की क्रिया है ये, जिसमें जल का उपचयन होता है ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन का अपचयन होता है ग्लूकोज के निर्माण में। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण कुछ पौधे होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कमरे में भी रखा जाता है तभी वो जो है हरा भरा रहता है। तो 2 तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एक सूर्य के प्रकाश में, एक रासायनिक प्रकाशहीन जो प्रक्रिया होती है उसमें भी होती है, ये प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। पहले प्रकाश वाली देखते हैं। ये जो है क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है ये क्रिया। इसको ग्रेना को जो है हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। इस मतलब जो ये क्रिया होती है इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें जो है जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आयन बनते हैं और अंत में जो है एटीपी बनता है। एटीपी और NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में भी मदद करता है। तो अगर प्रकाशहीन क्रिया में पूछा जाए कि क्या मदद करता है तो आप बोलेंगे कि ATP और NADPH जो है ये मदद करता है अगर प्रकाश ना रहे उस टाइम पे प्रकाश संश्लेषण में। अब एक होती है रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया, इसमें जो है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है, वो वाली ग्रेना में हो रही थी, ये स्ट्रोमा में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च बनते हैं। 2 चीज़ याद रखें इसमें, पहली वाली जो है ग्रेना में होती थी, ये वाली क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। और किस तरह से प्रकाशहीन क्रिया में क्या मदद करता है, तो ATP मदद करता है। ये जो मैं बोल रही हूँ इसको याद रखिएगा कि मतलब क्या मदद करता है, ये पूछा जा चुका है। ATP मदद करता है प्रकाशहीन क्रिया में प्रकाश संश्लेषण करने में। आगे बात करेंगे, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो उसमें कई पादप हार्मोन दिए रहते हैं, उसके बाद जो है उसी में से कोई एक जो जंतु हार्मोन भी लिखा रहता है, जैसे मनुष्यों में जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह भी उसी में लिखा रहता है, या फिर कोई और दूसरा हार्मोन लिखा रहता है। तो यहाँ पर सभी पादप हार्मोन लिखे हैं, यही इतने पादप हार्मोन होते हैं। इसके अलावा कुछ लिखा रहे तो समझ लीजिए कि मनुष्य वाले हैं कोई। तो पादप हार्मोन में ऑक्सिन आता है, पौधे की ऊपरी भाग की लंबाई वगैरह बढ़ाने में ये मदद करता है ऑक्सिन। फिर जिब्रेलिन्स होता है, बौने पौधों को लंबा करने में, फूल बनने में मदद करता है। साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है जो कि ऑक्सिन के साथ मिलकर जीर्णता रोकता है, मतलब पतलापन रोकता है पौधे का। फिर एब्सिसिक एसिड जो है पुष्पन में मदद करता है, पुष्प खिलने में। एथिलीन भी पादप हार्मोन है, फलों को पकाने में और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि में ये मदद करता है। फिर आता है फ्लोरिजेंस जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन इसको कहा जाता है। फिर ट्राउमेटिन जो है पौधे के जख्म बढ़ने में ये मदद करता है अगर कट वगैरह जाए पौधा में। आगे बात करेंगे कुछ रोग है और किस तत्व की कमी से होता है। तो आम व बैगन का जो लिटिल लीफ रोग होता है ये जस्ते की कमी से। नींबू का डाई बैक रोग और नींबू का लिटिल लीफ रोग जो है ये तांबे की कमी से होता है। फिर आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होता है ये भंडारण में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उससे ये ब्लैक हार्ट रोग होता है आलू में। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग जो है मैंगनीज की कमी से होता है और धान में खैरा रोग जो है जस्ते की कमी से होता है। ये सब पूछा जा चुका है पहले। फिर आगे बात करेंगे पत्ती का जो लाल, नारंगी और पीला रंग होता है किसके कारण होता है, ये कैरोटीनाइड के कारण होता है। ये जो पत्तियाँ जो है अलग अलग कलर की हो जाती है। फिर एक खरपतवारनाशी जिसका नाम है 2,4-D, ये जो है पूछा गया था एग्जाम में किसी 2,4-D क्या है, तो एक तरह का खरपतवारनाशी है। आगे बात करेंगे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा गया है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। अब ये जो है एकलर के द्वारा इसको पादप जगत को कई पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो ये किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अपुष्पोद्भिद एक होते हैं पुष्पोद्भिद वर्ग, 2 वर्ग में इसको डिवाइड किया गया है। अब अपुष्पोद्भिद वाले को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, जैसे इसमें होता है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इसको हम आगे देखेंगे अभी। और इसी थैलोफाइट के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु।
पूछा जाता है कि शैवाल, कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं। ये दोनों चीज़ें उतना नहीं पूछी जाती जितना ये पूछा जाता है कि ये तीनों किस में आते हैं, तो ये थैलोफाइट्स में आते हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। फिर पुष्पोद्भिद की बात करें, ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, जो है कि एक बीजपत्री जो है किसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो ये इंग्लिश वाला है इसको भी जरूर याद रखिएगा। पहले पुष्पोद्भिद 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नग्नबीजी और आवृतबीजी। और इसमें जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नग्नबीजी में सिकोया किसके अंतर्गत आता है, तो नग्नबीजी पौधे के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है आवृतबीजी में जैमिया और पिग्मिया आता है। ये दोनों चीज़ें जैमिया और पिग्मिया किसके अंतर्गत आती हैं, तो आवृतबीजी के अंतर्गत। आवृतबीजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री किसके अंतर्गत आते हैं, तो आवृतबीजी के अंतर्गत आते हैं। जिसे मतलब इसको कहते हैं मोनोकोट और डाइकोट। आगे बात करेंगे अपुष्पोद्भिद क्या चीज़ है, तो पौधों में पुष्प और बीज नहीं होता, उसको अपुष्पोद्भिद कहते हैं। अब जो थैलोफाइट हमने देखा था सबसे पहला वाला, इस वाले में सबसे पहला वाला अपुष्पोद्भिद में पहला था अपुष्पोद्भिद, मतलब जिसमें पुष्प और बीज नहीं होता है। इसमें भी पहला जो है थैलोफाइट। थैलोफाइट में यहाँ पे चीज़ें कवर करनी है। थैलोफाइट क्या होते हैं, तो ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइट। इसमें जो ये थैलस होता है, मतलब ये मोटा पौधा होता है जिसके मतलब जड़, तना और पत्ती विभक्त नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ पौधे जो है नीचे से हरे हरे होते हैं, मोटे थुलथुले टाइप के, छोटे ही पौधे होते हैं लेकिन थुलथुले टाइप के, हरे हरे उसकी तने भी होते हैं, पूरा मोटे मोटे से होते हैं। तो उसमें यही वाला है थैलोफाइट वर्ग है वो। संवहन ऊतक इसमें नहीं होता। संवहन ऊतक में क्या आता है, संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो नीचे से ऊपर को मतलब पत्ती के पास सभी खनिज जल वगैरह लेके जाते हैं। और फ्लोएम होता है जो पत्तियों में जो खाना बनता है उसको लेकर बाकी पूरे पौधे में लेके जाते हैं। जाइलम ऊपर लेके जाता है पत्ती के पास सभी चीज़ें, और फ्लोएम जो है खाना बनने के बाद सब जगह पे लेके जाता है, तो इसको कहते हैं संवहन ऊतक। थैलोफाइट में ये दोनों नहीं होते हैं। फिर आता है इसी थैलोफाइट के अंतर्गत हमने देखा था कि शैवाल इसी में पढ़ना है, इसी में कवक पढ़ना है, इसी में जीवाणु पढ़ना है। तो थैलोफाइट में पहला जो है शैवाल, जिसको एल्गी कहते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रायः पर्णहरित युक्त या संवहन ऊतक रहित पर्णहरित युक्त होते हैं, मतलब इसमें जो है क्लोरोफिल होता है। और इसमें जो है संवहन ऊतक रहित, मतलब संवहन ऊतक नहीं होता है। आत्मपोषी होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, शैवाल जो होते हैं। और सुकाए होते हैं, सुकाए मतलब थैलस बॉडी इनकी होती है, थोड़ा थुलथुली बॉडी होती है। और ये पूछा जाता है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो शैवाल का यानी एल्गी का अध्ययन। फिर आते हैं कुछ यहाँ पे कुछ लाभदायक शैवाल होते हैं, जैसे खाद के रूप में कुछ शैवाल यूज़ किए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनेबिना और कल्प। ये नॉस्टॉक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्या है, ये एक तरह का शैवाल है जो कि खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर औषधियों के रूप में जो है कुछ शैवाल यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्लोरेला एक तरह का शैवाल है, इससे क्लोरेलिन एंटीबायोटिक बनता है। क्लोरेला एक तरह का शैवाल है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, एंटीबायोटिक बनता है। फिर लिमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनता है। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये एक तरह के सवाल ही हैं। फिर क्लोरेला को अंतरिक्ष यान में भी यूज़ किया जाता है। क्लोरेला जो है इसको अंतरिक्ष यान में जब मतलब जाते हैं अंतरिक्ष यात्री तो लेकर जाते हैं। फिर आगे बात करेंगे थैलोफाइट्स के अंतर्गत जो था अगला, जिसको कहते हैं कवक, फंजाई जो है, ये जो इसका जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है हमने देखा था अभी ऊपर, तो इसको फाइकोलॉजी कहते हैं एल्गी जो है, और इसका जो कवक है इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये जो है ये भी पर्णहरित रहित होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, संवहन ऊतक भी नहीं होता है। ऊपर वाले में हमने देखा था कि इसमें जो है पर्णहरित होता था। यहाँ पे जो शैवाल हमने देखा था तो पर्णहरित युक्त, मतलब क्लोरोफिल इसमें होता है शैवालों में, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है और संवहन ऊतक भी नहीं होता है। संवहन ऊतक तो दोनों में नहीं होता है, पूरे थैलोफाइट्स में ही पूरे में नहीं होता है। फिर जो है कवक में संचित भोजन किस रूप में संचित होता है कवक में, यानी फंजाई में, तो ग्लाइकोजन के रूप में मतलब खाना इसमें रहता है। और इसमें कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है कवक में, तो काइटिन की। मशरूम जो है ये एक तरह का कवक है एग्जाम्पल के रूप में। आगे बात करेंगे कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग, गेहूं का किट्टू रोग, फिर गन्ने का लाल जो रेड रॉट रोग होता है, फिर आलू का अंगमारी रोग जो ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहा जाता है, फिर मूंगफली का मस्सा रोग टिक्का डिजीज जिसको कहते हैं, फिर ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, मतलब राइस पे जो ब्राउन लीफ स्पॉट आ जाते हैं उसको भी जो है कवक से ये होने वाले रोग हैं। फिर आगे बात करेंगे लाइकेन की। लाइकेन क्या चीज़ होता है, तो लाइकेन कवक और शैवाल का मतलब एक मिश्रित रूप होता है। इसमें जो है कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध से रहते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो लाइकेन का निर्माण होता है। जो हरा हरा जो होता है पेड़ों के ऊपर हरी परत जो जम जाती है उसको कहते हैं लाइकेन। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। कवक का इसमें काम होता है जल
विटामिन और खनिज और विटामिन का मतलब उसको पहुंचाना, मतलब उसको संग्रहित करना, और शैवाल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये दोनों मिल के जो एक दूसरे पर डिपेंड होकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। पौधों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कॉर्टिकोल्स। पूछा जाता है अलग से कि पौधे पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो कॉर्टिकोल्स। फिर यहाँ पर कुछ यूज़फुल लाइकेन है जिनका कुछ यूज़ है, जैसे कि इत्र यानी परफ्यूम बनाने में लोबेरिया, इरवेनिया और रेमिनेला ये लाइकेन यूज़ किए जाते हैं। तो जब टफ पेपर बनता है तो इस तरह के शब्द आ जाते हैं उसमें। मिर्गी की दवा बनाने में परमेलिया का यूज़ किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बात करेंगे, ये लाइकेन है। फिर जीवाणु, इसी में थाइलोफाइट्स के अंतर्गत ही जीवाणु आता है, जो सी वाला पार्ट था। तो इसकी खोज लियोनहॉक ने की थी। जीवाणु नाम दिया था एहरेनबर्ग ने। रेबीज का टीका जो है ये भी एक तरह का जीवाणु ही है, बैक्टीरिया जो रेबीज है। और इसका टीका किसने बनाया था? तो लुई पास्चर ने बनाया था। इसके अलावा लुई पास्चर ने ही दूध का पास्चराइजेशन भी जो है लुई पास्चर की देन है। जो दूध को शुद्ध किया जाता है जब कच्चे दूध को, तो उसको पास्चराइजेशन कहा जाता है। इसमें जो है पहले लो टेम्परेचर में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर हाई टेम्परेचर पर मतलब दूध को जो है 71.7 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। पहले धीमे गर्म किया जाता है, फिर 15 मिनट तक तेज गर्म किया जाता है। तो इसी को कहते हैं पॉस्चराइजेशन। और कहा जाता है कि इससे जो है पूरा दूध जो है शुद्ध हो जाता है, जो उसमें कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। और ये क्रिया किसने दी थी? लुई पास्चर ने दी थी। आगे बात करेंगे, पौधों की जड़ों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसको स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं? जीवाणु हम पढ़ रहे हैं, तो स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम है और ब्रैडी राइजोबियम है। ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा यूज़ होता है? तो राइजोबियम। फिर मृदा में कौन कौन से जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं खुद ही? तो वो होते हैं एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लास्ट्रीडियम। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए है जो मृदा में होता है? तो यही तीनों हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम और क्लास्ट्रीडियम। ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जड़ में ये चीज़ें रहती हैं, मिट्टी में ये चीज़ें रहती हैं। आगे बात करेंगे, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो कोल्ड स्टोरेज का जो है टेम्परेचर रहता है। अब हमने थैलोफाइट की बात क्या लिखा था? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है? सबसे सरल ये स्थलीय पौधे का समूह होता है ब्रायोफाइट, और संवहन ऊतक का इसमें भी अभाव होता है। थैलोफाइट में भी संवहन ऊतक नहीं होता था, इसमें भी नहीं होता है। ये स्थलीय पौधे होते हैं। इसके अलावा इस समुदाय को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर मतलब जल स्थल दोनों पर इस तरह के जो है रहते हैं। वनस्पति जगत के उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को। फिर ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो स्फेग्नम मॉस, ये जो है इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसका एग्जाम्पल याद रखिए, किस लिए यूज़ होते हैं। मृदा अपरदन को रोकते हैं, सबसे सरल स्थलीय पौधे हैं और इनको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, ब्रायोफाइट के बारे में। सबसे बड़ा समूह था थैलोफाइट, जो हमने पढ़ लिया ऊपर। आगे थर्ड वाला था यहाँ पे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? तो इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर पाए जाते हैं। जड़, तना, शाखा, पत्तियों सब में विभाजित होते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है जनन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो बीजाणुओं के द्वारा होती है। संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। अभी तक हमने जितना देखा था उसमें संवहन ऊतक नहीं होते थे। टेरिडोफाइट जो बड़े बड़े पेड़ वाले हैं, इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो ये तीनों हो गया। इसके अलावा एक बीजपत्री पौधे किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे कुल लिखा है और उनका नाम, ये सभी एक बीजपत्री ही है। इसमें पहला आता है यहाँ पर लिलिएसी, ये कुल का नाम है। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जैसे ताड़ है किस कुल से संबंधित है, तो इस तरह से आता है। तो लिलिएसी एक कुल का नाम है, इसके अंतर्गत लहसुन प्याज आते हैं। फिर पालमी एक कुल है, इसके अंतर्गत सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो पालमी ग्रुप में आते हैं। फिर ग्रेमिनेसी में जो अनाज वाले, ग्रेन मतलब अनाज होता है, तो ग्रेमिनेसी में ये आते हैं गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सब आते हैं ग्रेमिनेसी कुल में। 3 कुल इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। आगे बात करेंगे द्विबीजपत्री में। तो द्विबीजपत्री में मूली, सलजम, सरसों, कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब आते हैं। अब ये जो मूली, सलजम, सरसों है, इसको कहा जाता है क्रूसीफेरी ग्रुप। और ये जो कपास, भिंडी, गुड़हल, इसको मालवेसी ग्रुप कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा मालवेसी में आता है, कौन सा क्रूसीफेरी में। इसके अलावा द्विबीजपत्री में है टमाटर, सेब, बादाम, फिर नाशपाती, खीरा मतलब ये खीरा है, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, सभी तरह के दलहन, अशोक, बबूल, छुई मुई, कत्था, मिर्च, बैगन, आलू, ये सब आते हैं द्विबीजपत्री में। नेक्स्ट बात करेंगे मूसला जड़ों का रूपांतरण, मतलब कौन सा जड़ के रूप में खाया जाता है? तो गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये जड़ों का रूपांतरण होता है।
गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली। फिर तनों का रूपांतरण प्याज, आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, गन्ना, ये सब जो है तने के रूप में होता है। तनों का ये रूपांतरण होकर ये बनता है। आगे बात करेंगे जाइलम क्या है, तो ये एक तरह का संवहन ऊतक है जो कि जल और खनिज लवण का संवहन करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है पौधे को। फिर डेंड्रोकोनोलॉजी क्या है, तो ये जाइलम ऊतक वलय को गिनकर ही, मतलब ये डेंड्रोकोनोलॉजी में जैसे पौधे को, पेड़ को जब काटा जाता है तो जो छल्ले बने रहते हैं गोल गोल से, उनको गिनकर ही उनकी आयु के पता लगाया जाता है, तो वही है डेंड्रोकोनोलॉजी। फिर आता है फ्लोएम क्या चीज़ है, जाइलम के बाद फ्लोएम, तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं। अब ये मत बोलिएगा कि जैसे ये दोनों वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि ये टॉपिक बच गया, कोई छोटा सा टॉपिक आप उठा के बोलने की, जैसे कोई संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब एक एक चीज़ नहीं कवर की जा सकती, वो आपको खुद पता होगा कि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से भी गूगल सर्च करके कर सकते हैं। वैसे लगभग चीज़ें यहाँ पर सभी इंक्लूड कर ली गई, जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा है। यही चीज़ें मैंने भी पढ़ी, यही आप भी पढ़े तो आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प होगी। तो सबसे पहले हृदय के बारे में बात करें तो ये जो है 4 इसके पार्ट होते हैं, लिखा भी है नीचे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। तो इधर वाला जो पार्ट होता है ये जो है इसको दायां पार्ट कहते हैं, इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बायां पार्ट कहते हैं। टोटल ये 4 कोष्ठ में डिवाइड होता है, 4 कमरे बने होते हैं इसमें। इधर है दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, इधर है दायां निलय, ये है बायां निलय। इस तरह से ये 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। इधर जो पार्ट होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब जो गंदा मतलब ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो वो वाला ब्लड इधर बहता है, और इधर जो है शुद्ध वाला रक्त बहता है। इतना एक बेसिक बात है। अब जो है सबसे पहले शुरू करेंगे, धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ मतलब आर्टरी जिसको कहा जाता है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। सामान्य रूप से आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है। अभी अपवाद वगैरह देखेंगे सबसे पहले। और जो शिराएँ होती हैं, शिराएँ मतलब वेंस या फिर वेसल्स बोलते हैं, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। जो अपवाद है वो आगे देखेंगे। अब रक्त कैसे कैसे आता है यहाँ पे, सबसे पहले यहीं से शुरुआत। तो शरीर का जो अशुद्ध रक्त बहता है वो आके सीधे यहाँ से एंटर होता है, इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से। इन दोनों एरिया को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, ये है अग्र महाशिरा, और ये है पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। यहाँ से अशुद्ध रक्त घुसा, यहाँ से भी अशुद्ध रक्त घुसा। दोनों कहाँ पे जा रहे हैं दोनों रक्त अशुद्ध वाले, तो ये दाएं आलिंद में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ पे आया, तो दाएं आलिंद में आया, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के थ्रू आया अशुद्ध रक्त। उसके बाद यहाँ पर 3 वॉल्व लगे रहते हैं, ये जो है 3 रास्ते बने होते हैं जहाँ से होता हुआ ये रक्त जाता है दाएं नीले में। ब्लड जा रहा है दाएं आलिंद से दाएं नीले में। ये वॉल्व इस तरह से होते हैं कि इधर से ब्लड जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमारे बैग में जो बैग रहता है उसको बांध दिया जाता है एक प्लास्टिक से, और जिसको बंद तो किया जा सकता है लेकिन हम खोलने की जब कोशिश करते हैं तो खुलता नहीं है, वो तो बंधा हुआ रहता है। उसको बाद में निकलते टाइम कटवाना ही पड़ता है, या फिर घर पे आके आप चाकू कैंची से काटिए। जिसके दांत बड़े हों उसकी अलग बात है। तो ये जो है इधर से ब्लड इधर से जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। फिर दाएं आलिंद दाएं नीले के बाद ब्लड कहाँ जाता है, तो ये जो रास्ता है ये पूरा यहीं पे दिखाया गया है, इसी जो मैप है इसी में दिखाया गया है। इमेज जो बनी है ये बस समझने के लिए बनी है, ऐसा नहीं दिखता होगा, मतलब समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो ब्लड दाएं नीले के बाद कहाँ जाएगा, तो ये है, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी या फिर पल्मोनरी धमनी। हमने अभी बात की थी कि जितना भी धमनियाँ होती हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यही एक अपवाद है कि पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुस धमनी जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अभी जो है रक्त अशुद्ध ही है, यहाँ से जब इंटर हुआ था यहाँ तक आया, यहाँ जा रहा है, तो अभी तक रक्त जो है अशुद्ध है। पल्मोनरी धमनी ऐसी एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद यहाँ से निकल के ये जो ब्लड है ये फेफड़े में चला जाता है, हृदय से निकलकर फेफड़े में जाता है। फेफड़े का काम होता है रक्त को शुद्ध करना। हृदय जो है रक्त को पंप करता है लेकिन फेफड़ा जो है रक्त को शुद्ध करता है। तो पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़े में यहाँ पर शुद्ध होगा रक्त। शुद्ध होने के बाद जो है ये जाएगा इधर, ये रक्त जो है निकलता हुआ गया, ये शुद्ध हो चुका है। शुद्ध होते हुए ये यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये 2 रास्ते बने हुए हैं। इन दोनों रास्तों का नाम क्या है, तो इसका नाम है फुफ्फुस सिरा। ये दोनों क्या है, ये फुफ्फुस सिरा या फिर पल्मोनरी सिरा। फुफ्फुस हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पल्मोनरी कहते हैं।
तो इन्हीं फुफ्फुस सिराओं से होते हुए अभी तक हमने देखा था कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी, यही एक अपवाद है। यहाँ पर पल्मोनरी सिरा जो है इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है। यही एक ऐसी सिरा है, यही एक ऐसी वेसल है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये यहाँ से शुद्ध रक्त होता हुआ इन दोनों फुफ्फुस जो सिराएं हैं इससे होता हुआ बाएं आलिंद में आ गया। अब ये शुद्ध रक्त, इधर वाला सभी रक्त जो है शुद्ध हो गया, इधर वाले सब अशुद्ध चल रहे थे, इधर वाला जो है सब शुद्ध है। तो यहाँ से पहले बाएं आलिंद में आता है रक्त, उसके बाद बाएं निलय में जाता है, ये है बायां निलय। यहाँ से होते हुए इधर से इस रास्ते से ये है महाधमनी, महाधमनी से होते हुए रक्त जो है पूरे शरीर में चला जाता है। तो कहाँ से घुसा था? अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से घुसा था और महाधमनी से होते हुए जो है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त चला जाता है। तो ये चीज़ मतलब समझने वाली बात है। आगे यहाँ पे बात करेंगे जो चीज़ एग्ज़ाम में और पूछी जा सकती है। अभी ये जो हमने देखा, इसको अगर आपको ये मैप याद रहेगा तो कहाँ से कहाँ, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि रक्त पहले कहाँ जाता है फिर कहाँ जाता है, इसको क्रम में अरेंज करिए। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं अगर इसको समझ में आया होगा तो। आज ये समझ में आ जाएगा, 4 दिन बाद आप फिर से भूल जाएंगे, तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। सबके ह्यूमन बीइंग के साथ ये होता है, रिविज़न करना पड़ता है। आगे बात करेंगे स्तनधारियों, जिसमें मनुष्य भी शामिल होते हैं, उसमें हृदय कोष्ठ कितने होते हैं? तो अभी हमने देखा 4 कोष्ठ बने थे। तो सभी स्तनधारियों में 4 कोष्ठ होते हैं। इसमें डॉल्फिन भी आती है, इसमें ब्लू व्हेल भी आती है। इसको अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों स्तनधारी ही हैं और इसमें भी 4 ही कोष्ठ होते हैं, डॉल्फिन में और ब्लू व्हेल में भी, और जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं सब में जो है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मछलियों में जो है हृदय कोष्ठ की संख्या होती है 2, क्योंकि डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो है ये स्तनधारी वर्ग में आ जाते हैं, इसलिए इसमें 4 होती है। बाकी सभी मछलियों में 2 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद एक निलय। उभयचर या फिर जो सरीसृप होते हैं उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो उसमें 3 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद 2 निलय। तो ये जो है सरीसृप या उभयचर जैसे मेढक वगैरह और जो सरीसृप बाकी सर्पिले मतलब जानवर होते हैं उसमें 3 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे धमनी, यानी जो आर्टरी होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद हमने देखा था ऊपर, पल्मोनरी धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। सिराओं की बात करें तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद इसका है पल्मोनरी सिरा। इसी को फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस धमनी, ये इस पल्मोनरी जहाँ भी लिखा होगा मतलब फुफ्फुस ही है। तो इसमें थोड़ा बहुत आप इंग्लिश वर्ड भी देखते रहिएगा। आगे बात करेंगे जो पूरा हृदय बना था उसमें दाईं ओर अशुद्ध रक्त बह रहा था और बाईं ओर जो है शुद्ध रक्त बह रहा था। आगे है यहाँ पर रक्त का प्रवाह का क्रम क्या होता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको अरेंज करिए। तो पहले अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के थ्रू रक्त आता है दाएं आलिंद में, फिर जाता है वाल्व के थ्रू दाएं निलय में, फिर आता है पल्मोनरी के थ्रू फेफड़े में जाता है, फेफड़े में शुद्ध होता है जो हमने ऊपर देखा था। उसके बाद पल्मोनरी सिरा से होते हुए बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, फिर वाल्व के थ्रू जो 2 वाल्व लगे थे जो उससे जो है ये बाएं निलय में आता है, फिर उसके बाद महाधमनी में जाता है, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में रक्त चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो सीएन बर्नार्ड ने किया था। ये जो रक्त बह रहा है अगर इसमें कहीं पे भी क्लॉटिंग हो गई तो वही जो है हार्ट अटैक वगैरह जो आ जाता है और उसके लिए पेस मेकर वगैरह लगता है। क्लॉटिंग कहीं पे हो गई, अच्छे से पंप नहीं कर पाया तो वही हार्ट अटैक होता है। अब यहाँ पे पाचन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से ही पूछे जाते हैं जिस तरह से यहाँ समझाया गया है। तो पाचन तंत्र शुरुआत कहाँ हुई पाचन की, मुख से यहाँ से शुरुआत होती है। अभी हम देखेंगे कहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा हार्मोन होता है। तो यहाँ से पाचन की शुरुआत हुई, जो लार होती है, लार से लुगदी बनी खाने की, जो स्लेस म्यूकस वगैरह होता है उससे जो है लुगदी बनती है। उसके बाद ग्रास नली के थ्रू, अब ये चीज़ याद रखना है, ग्रास नली में खाने का पाचन नहीं होता है। यहाँ से जो है मुख में तो पाचन होता है, मंड का यानी स्टार्च का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, लेकिन ये ग्रास नली केवल रास्ता प्रदान करती, खाने को चिकना बनाती जिससे आसानी से खाना नीचे जा सके, और इससे होते हुए यहाँ पे आमाशय में खाना आता है। ये है आमाशय, इसी को कहा जाता है पेट, स्टमक, ये आमाशय। यहाँ पर खाना सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, लगभग 4 घंटे तक खाना यहाँ पर रहता है। उसके बाद जो है खाना ये रहता आमाशय में, लेकिन इसमें यहाँ पे पचने में बहुत चीज़ें मदद करती हैं, जैसे अग्नाशय भी मदद करता है। अग्नाशय में 3 एंजाइम होते हैं, अभी आगे देखेंगे, जो कि खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। यहीं पे सब सीक्रेट हो जाते हैं। ये आमाशय है, ये अग्नाशय है। अग्नाशय से जो भी एंजाइम निकलेंगे वो भी पचाने में मदद करेंगे। इधर यकृत से जो भी एंजाइम निकलेंगे वो भी पचाने में मदद करेंगे। उसके बाद खाना जो है
ग्रहणी में जाता है, ग्रहणी में भी थोड़ा बहुत पाचन होता है। उसके बाद खाना जो है ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ये सब जो है छोटी आंत है। छोटी आंत जो है बहुत घुमावदार होती है, लंबाई अगर खींचा जाए उसको तो बहुत लंबी हो जाती है, 6-7 मीटर हो जाती है। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए लास्ट में खाना कहाँ पचता है तो यही छोटी आंत में ही पचता है। सबसे ज़्यादा जो भी बचा हुआ होता है सब छोटी आंत में पच जाता है। उसके बाद जो बड़ी आंत है, इसका नाम बस बड़ी है, रहती है छोटी है। तो बड़ी आंत जो है ये केवल पानी का पाचन करती है। ये जो है यहाँ छोटी आंत से होते हुए खाना जाता है यहाँ पर सीकम में, इसको कहते हैं सीकम। सीकम में खाना जो है अगर उसमें कोई हरा चीज़ है, जैसे पशु में पहले जो है अपेंडिक्स का अब हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन पशुओं में अभी भी इसका यूज है। जो पत्ते वगैरह होते हैं उसको पचाने में सेलुलोज का पाचन करता है अपेंडिक्स। हमारे शरीर से निकल भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे सेलुलोज का पाचन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे शरीर में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो सीकम से होते हुए ये सीकम का काम होता है, जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में ये खाना जो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बड़ी आंत जो होती है यहाँ पे केवल पानी का अवशोषण होता है। पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करने का काम बड़ी आंत का होता है। जो लूज मोशन वगैरह होते हैं बड़ी आंत में ही गड़बड़ी होती है जब, तो पानी को जब अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाती बड़ी आंत तब लूज मोशन होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से रेक्टम होता है, मलाशय जिसको कहते हैं, रेक्टम मतलब मलाशय। यहाँ पे जो अवशोषित होने के बाद जो भी कूड़ा कचरा बचता है यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर मल द्वार के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं। और इधर वाला जो है ये यकृत है जिसको लीवर बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमने देखा था ये ग्रहणी है, ये पित्ताशय है। यकृत के बगल ही लटका हुआ जो पित्ताशय होता है जहाँ पे पित्तरस जो है, बाइल जूस जिसको कहते हैं, इकट्ठा होता है। बाइल जूस अगर पूछा जाए बनाता कौन है तो यकृत बनाता है। और स्टोर कहाँ पे होता है बाइल जूस, तो ये यहाँ पे स्टोर होता है पित्ताशय में। जब किसी के गाल ब्लैडर में मतलब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो पूरा गाल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, तो पित्तरस नहीं इकट्ठा हो पाता। तो वसा को पचाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है। उनका मतलब पेट खराब ही रहता है हमेशा अगर उनकी जो है पित्ताशय निकल जाता है तो, क्योंकि बाइल जूस नहीं बन पाता। तो ये इतनी चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे भोजन का पाचन का क्रम अगर पूछा जाए कि कैसे कैसे होता है, तो पहले खाना खाया जाता है, अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको निकाला जाता है। फिर स्वांगीकरण मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो पूरे शरीर में जाती हैं, जो चीज़ें वहाँ से निकली विटामिन वगैरह वो सब पूरे शरीर में जाती है। और जो अवशोषण होने के बाद जो मल बचता है वो मल त्याग कर दिया जाता है। फिर अगर पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे खाना कैसे कैसे जाता है, तो पहले मुख में जाता है, फिर आमाशय में। देखिए यहीं पे खाना पचता है, बाकी सब रास्ते होते हैं। मुख में पचता है, आमाशय में पचता है, फिर ग्रहणी में पचता है, फिर छोटी आंत में पचता है, फिर बड़ी आंत में जो पानी वगैरह पचता है, फिर गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जहाँ पे एंजाइम वगैरह होंगे उसको भी देखना है। तो पहले मुख की बात करते हैं। मुख में जो है पाचन की शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या पचता है, तो यहाँ पे स्टार्च या फिर उसको कहते हैं हिंदी में मंड पाचन मुख से शुरू होता है। और मुख में जो है जल होता है, श्लेष मतलब म्यूकस होता है जो भोजन की लुगदी बनाने में मदद करता है। मुख में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से, तो टाइलिन और माल्टेज। टाइलिन का काम होता है मंड को यानी स्टार्च को शर्करा में बदलना, और माल्टेज का काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। अब यहाँ पर एक चीज़ और सुन लीजिए कि जहाँ जहाँ पे एज लगा हो, कहीं पे भी लास्ट में एज वाला साउंड आए तो मतलब वो जो चीज़ है वो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट को ही पचा रही है, ग्लूकोज में ही लास्ट में कन्वर्ट कर रही है। और ये जो जहाँ पे इन लगा रहे, यहाँ पे टाइलिन को छोड़ दीजिए, टाइलिन की बात नहीं, आगे जहाँ पे इन लगा रहेगा लास्ट में वो समझ लीजिए कि प्रोटीन को पचा रहा है। और जहाँ पर एज लगा रहे, अगर एज लगा रहे कहीं पे, तो समझ लीजिए वो वसा को पचा रहा है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो याद रखनी है। कभी कभी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इसी से सही हो जाता है, ऑप्शन से। तो टाइलिन जो है ये मंड को शर्करा में बदलता है। माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और मुख में कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एंजाइम जो मुख में होते हैं और भोजन के बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। जो अगर थोड़ा बहुत ख़राब चीज़ें अगर आ गई तो मुंह में ही नष्ट होकर वो अंदर जाती हैं, मतलब उनका जो है अंदर नहीं जा पाती हमारे। तो वैसे भी कुछ एंजाइम मुख में होते हैं। आगे बात करेंगे, मुख के पास जो है खाना जो है ग्रास नली में जाता है, यहाँ से होते हुए, इसमें पाचन नहीं होता है लेकिन बस खाना चिकना हो जाता है, ये बस रास्ता है। फिर जाता है आमाशय में। आमाशय को जठराग्नि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जठर रस निकलता है। ये जठर रस जो है बहुत अम्लीय होता है, इसका पीएच बहुत कम होता है। 7 अगर पीएच है किसी चीज़ का तो उदासीन है, इससे जैसे जैसे कम होता जाएगा तो अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, इससे ज़्यादा जब पीएच होता जाएगा तो उसका क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। तो ये जो है अति अम्लीय होता है जठर रस जो है।
और मतलब आमाशय जो है हमारा बहुत ज़्यादा अम्लीय है, 0.9 से 1.5 pH इसका होता है जठर रस का। इसमें जल की मात्रा होती है 97 to 99% और HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अम्ल पाया जाता है। तो ये जो है एसिडिक होता है, अम्ल मतलब एसिड। और इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं, आमाशय में 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, खाना पचाने में मदद करते हैं। 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? तो पेप्सिन है, रेनिन है और लाइपेज है। पेप्सिन, यहाँ पे इन आ गया देखिए, तो ये प्रोटीन को पचाएगा। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में या फिर पॉलीपेप्टाइड में बदलना। देखिए जब कोई एंजाइम किसी प्रोटीन वगैरह को बदलता है तो कुछ प्रोटीन जो है सीधे सीधे अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगर प्रोटीन बदलेगा तो उसका लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो अमीनो अम्ल बनना चाहिए। लास्ट में जहाँ जहाँ पे पाचन होगा कुछ जगह पे पूरी तरह से पलट पाएगा, मतलब पूरी तरह से सीधे अमीनो अम्ल बनेगा, कुछ जगह पे नहीं बनेगा, कुछ जगह पे पेप्टोन बनेगा, कुछ जगह पे पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, और भी चीज़ें बनती हैं। तो जो है लास्ट प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो कुछ प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल जाते हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड में बदल जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है अगला जो एंजाइम है वो है रेनिन। रेनिन बच्चों में ज़्यादा होता है, इसका काम होता है दूध में जो प्रोटीन होता है केसिन, दूध का प्रोटीन है केसिन, उसको पचाने का काम करता है रेनिन एंजाइम। तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है बच्चे दूध को पचा लेते हैं आसानी से। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं ये एंजाइम कम होता जाता है, तो बूढ़े लोग जो होते हैं वो दूध को आसानी से नहीं पचा पाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रेनिन किस में ज़्यादा होता है? बच्चों में। फिर एक और यहाँ पर एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? यहाँ पे एज लगा है मतलब वसा को पचाएगा, तो वसा को पचाने का काम होता है लाइपेज का। तो 3 एंजाइम हो गए, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये दोनों पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पचा रहे हैं और ये लाइपेज जो है ये वसा को पचा रहा है। आगे बात करेंगे, जो आमाशय के बाद खाना कहा जाता है तो ग्रहणी में जाता है। थोड़ा थोड़ा पाचन यहाँ पर होता है, जो मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में। यहाँ पे 2 हार्मोन निकलते हैं ग्रहणी में, जो है 2 हार्मोन रहते हैं। कौन कौन से हार्मोन? तो सिक्रेटिन और कोलोसिस्टोकाइनिन। तो 2 हार्मोन ये कहाँ पे? ग्रहणी में रहते हैं। सिक्रेटिन का काम क्या है? तो पित्त रस स्रावित करने में उद्दीपक का काम। जितने भी हार्मोन होते हैं उनका उद्दीपक के रूप में वो प्रयोग होते हैं, मतलब कोई भी क्रिया हो रही है तो उसको बढ़ाने का काम करते हैं हार्मोन। तो सिक्रेटिन जो है ये पित्त रस निकलने के लिए उसको उद्दीपक के रूप में काम करता है, कि उसको बढ़ा दे, कि मतलब किसी को पुश करने का काम करे, तो उसी को हार्मोन कहा जाएगा। तो सिक्रेटिन जो है ये पित्त रस निकलने के लिए उद्दीपक का काम करता है। और पित्त रस जब आके, पित्त रस जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। आमाशय में भी हमने देखा था बहुत ज़्यादा अम्लीय स्थिति हो गई थी। अब इस अम्लीय को क्षारीय में बनाने के लिए ये पित्त रस आता है, जिसको बाइल जूस कहते हैं। इसका जो pH होता है 7.6 से लगभग 7.6 से यहाँ पे 7.7 होना चाहिए था, ये इतना होता है, क्षारीय होता है मतलब। तो उसको मैनेज करने के लिए, बहुत ज़्यादा अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए पित्त रस निकलता है। निकलने का काम कौन करता है? तो ये सिक्रेटिन हार्मोन। एक और हार्मोन यहाँ पर होता है जिसका नाम है कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टोकाइनिन जो है, जो आमाशय के नीचे लटका हुआ अग्नाशय था, अग्नाशय से 3 एंजाइम को स्रावित करने में मदद करता है। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलेगा जो कि जाके आमाशय के खाने में मिलता है, उसको जो है स्रावित करने का काम कौन करता है? ये वाला हार्मोन कोलोसिस्टोकाइनिन अग्नाशय की 3 एंजाइम को निकालने का काम करता है। अब अग्नाशय से जो 3 एंजाइम निकलते हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं? और भी कई एंजाइम हैं लेकिन यही एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 एंजाइम। तो पहला है यहाँ पर ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज। अब जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम एक ही जगह से निकले, देखिए लाइपेज पहले भी आया था, अभी भी आया है। तो ये ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। जो पेप्टोन पहले से बन चुका है, जिससे जो भी हमने देखा था अभी आगे पिछले मतलब यहाँ पे जो देखा था कि कुछ प्रोटीन पेप्टोन में यहाँ पर बदल चुके थे पहले से ही, तो उसको जो है अमीनो अम्ल में बदलने का काम ये करेगा ट्रिप्सिन। लेकिन जो प्रोटीन अभी भी बचे हुए हैं उसको पेप्टोन में बदल देगा। मतलब मुख्यतः ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना है। आगे यहाँ पर जो अगला है अग्नाशय का ही एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है? जो भी स्टार्च बचा हुआ है, जो भी मंड बचा हुआ है, उसको पचाने का काम एमाइलेज करेगा। फिर लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज का काम है वसा को पचाने की, जो भी वसा बची हुई है उसको पचाने का काम लाइपेज करेगा। तो ये तीनों जो है अग्नाशय से निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा अंग है जो ऐसे ऐसे एंजाइम का श्रावण करता है, जो प्रोटीन को भी पचाते हैं, स्टार्च को भी पचाते हैं, वसा को भी पचाते हैं। तो ये अग्नाशय है, यहाँ प्रोटीन भी पचता है, स्टार्च भी पचता है और वसा भी पचता है। और ये जो है, इसके अलावा अग्नाशय के बारे में एक और चीज़ पूछी जाती है कि अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन नाम का। कहाँ से निकलता है? तो जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं वहाँ से एक
इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो उसको मैनेज करने का काम करता है ये इंसुलिन। यही इंसुलिन जब कम हो जाता है, इंसुलिन कम श्रावण होता है यहाँ से अग्नाशय से, तो हमें ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है। जिसको मधुमेह हो गया रहता है, जैसे शुगर वगैरह रहती है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इंसुलिन अलग से देना पड़ता है, जो मतलब इंजेक्शन के थ्रू। ये हो गया 3 यहाँ पे अग्नाशय से 3 एंजाइम। उसके बाद आगे चलेंगे, ये 3 हो गया अग्नाशय वाला। फिर आता है भोजन छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन यहीं पर होता है और पूरा खाना यहीं पर पच जाता है, छोटी आंत में ही। छोटी आंत से निकलने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं, तो ये है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। इरेप्सिन का काम क्या होता है, तो जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बन चुके हैं, इरेप्सिन का मुख्यतः काम होगा प्रोटीन को बचाना, लेकिन कौन से प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड बन चुके थे उनको जो है अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो बचे हुए प्रोटीन होते हैं उसको पचाने का काम। तो कभी कभी तो सीधे प्रोटीन को पचाना लिखा रहता है ऑप्शन में, कभी कभी लिखा रहता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलना। अमीनो अम्ल जो मुख्यतः प्रोटीन ही होता है। आगे बात करेंगे माल्टेज का काम क्या होता है, तो माल्टेज का काम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। फिर सुक्रेज का काम क्या होता है, तो सुक्रोज को फ्रक्टोज में, सुक्रेज जो होती है, सुक्रोज जो शर्करा होती है ये फलों में होती ज़्यादा, तो सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है और अंत में लास्ट में जो है ग्लूकोज में ही बदलेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में बदलेगा। फिर आता है लैक्टेज। लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। जहाँ पे ओज ओज ऐसे लिखा रहे एज, वो समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे जैसे लैक्टेज टाइप की चीज़ें लिखी रहे, सुक्रेज टाइप के। लाइपेज लिखा रहेगा तो ये वसा होगा। तो लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है, तो ये जो है ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। आगे बात करेंगे सीकम की। यहाँ से जो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, और यहाँ पे लाइपेज भी होता है थोड़ा, जो कि जो बची हुई वसा है उसको पचाने का काम हो जाता है छोटी आंत में। तो जो पूरा पाचन है, खाने का पूरा पाचन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, छोटी आंत तक खाना पूरा पच चुका है। फिर यहाँ पर सीकम आता है। सीकम में यहाँ पर जिसमें नीचे लटका हुआ अपेंडिक्स होता है, जो कि सेलुलोज को पचाता है पशुओं में। फिर खाना जो है, जो बचा हुआ चीज़ रहता है वो बड़ी आंत में होता है, जहाँ पे जल का अवशोषण होता है, मतलब मल को अलग करने की यहीं पे क्रिया चलती है, तो जल पूरा अवशोषित हो जाता है यहाँ। लेकिन खाना नहीं पचता, खाना पच चुका है, जितना भी पचना था सब अलग अलग हो चुका है। फिर आता है मलाशय में, फिर गुदा द्वार में। ये मलाशय में पहले खाना, फिर मतलब जो बचा हुआ चीज़ है उसके बाद फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। जो भी त्याग करने वाली चीज़ रहती है सब गंदगी पूरा बाहर निकल जाती है। तो ये पाचन तंत्र था। अब पूछा जाता है कुछ अवशेषी अंग। अवशेषी अंग जैसे अपेंडिक्स हो गया, इसको निकाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साइनस हो गया, साइनस भी अपेंडिक्स है, मतलब साइनस भी अवशेषी अंग है। फिर कोक्सीक्स कहा जाता है इसको। तो ये हमारी जो पीछे की मेरुदंड होती है उसका निचला पार्ट, जिसको पुच्छ कहा जाता है, वो होता है। फिर अक्ल दाढ़ जो निकलती है बाद में, उसका दर्द होता है। बाह्य कर्ण और टॉन्सिल, ये सब अवशेषी अंग है। फिर यहाँ पे मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है, तो ये कैप्सेंथिन के कारण होता है। लाल रंग जो है मिर्च का कैप्सेंथिन के कारण होता है। और गाजर का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है, और तीखापन जो है ये कैप्सेसिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो है एरिकजेंथिन के कारण होता है। पपीते का पीलापन एरिकजेंथिन के कारण, और प्याज का पीलापन क्वेसिटिन के कारण। दोनों अलग अलग हैं। फिर यहाँ पर खीरे की जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। फिर हल्दी का पीलापन जो है ये कुरकुमिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण। फिर मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। यही चीज़ें पूछी जाती हैं, इतनी जो लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी लाल पूछा जाएगा अगर, तो एंथोसाइनिन वहाँ रहेगा, एंथोसाइनिन। आगे बात करेंगे ब्लड जो है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। और रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है। पीएच इसका कितना होता है, हल्का क्षारीय होता है ये, तो 7.4 से 7.5 पीएच इसका होता है। 1 यूनिट ब्लड में 350 ml जो है ब्लड आता है। ताप कितना होता है ब्लड का अंदर से, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात करेंगे प्लाज्मा की। बात करें तो प्लाज्मा जो है ये
इसमें जल होता है 90% और प्रोटीन होता है 7%। और इसके अलावा इसमें ग्लूकोज, विटामिन और अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाती हैं कि प्लाज्मा में जो है कितना जल होता है, तो लगभग 90%। ये एक पीला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है प्लाज्मा। और रुधिर कणिकाओं की बात करें तो 3 तरह की रुधिर कणिकाएँ होती हैं, ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं। सबसे पहले आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, जो वैज्ञानिक की लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। 99% कणिकाएँ आरबीसी ही होती है। फिर डब्ल्यूबीसी, इसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, लगभग 0.03% होती हैं। फिर प्लेटलेट्स, जिसको रुधिराणु कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो थ्रोम्बोसाइट 0.07 तक लगभग रहती हैं। तो 3 तरह की हो गई कणिकाएँ, लाल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों क्या होता है, तो आरबीसी जो है इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है, ये रहती है। उसके बाद प्लीहा में ये मर जाती है। तो प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है। इसके अलावा आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे शरीर में। इसका रंग होता है लाल, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये एक स्टेटमेंट ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में कि इसमें केंद्रक होता है या नहीं, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सेप्शन, कि ऊंट और लामा जो है एक ऊंट की ही एक प्रजाति होती है। तो इन दोनों में जो है जिसके कुबड़ होता है, लामा उसी टाइप का होता है, तो सांड के जैसा, तो इसमें जो है इन दोनों में इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक होता है। आगे बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, जिसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, प्लीहा और यकृत में होता है। 2 से 4 दिन में मानव रक्त में ये नष्ट हो जाते हैं। कार्य इसका क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। डब्ल्यूबीसी का बढ़ना क्या हो जाता है, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे रक्त कैंसर हो जाता है, जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किससे होता है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने से। और डब्ल्यूबीसी अगर ना रहे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ज़्यादा होना भी खतरनाक है और कम होना भी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है संख्या में, तो आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी कम होती है। 600:1 का इनका अनुपात होता है। फिर प्लेटलेट्स जो है, जिस प्लेटलेट्स जब डेंगू वगैरह हो जाता है प्लेटलेट्स घटने लगती हैं। इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा, प्लीहा और यकृत में। 2 से 12 दिन तक मानव रक्त में ये नष्ट हो जाती हैं। इनकी संख्या लगभग होती है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक, अलग अलग इंसान में अलग अलग ही होती है। कार्य इनका होता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने में जो इंपॉर्टेंट जो विटामिन होता है, विटामिन के। अब मूत्र की बात करें तो मूत्र से भी क्वेश्चन आता है। इसमें लगभग 96% जल होता है। फिर इसके अलावा 0.2% ये सभी चीज़ें होती हैं। 0.2% यूरिया, 0.2% यूरिक अम्ल, 0.2% फास्फेट, फिर सोडियम, लवण, अमोनिया, कैरेटिनिन, ये सब जो है 0.2% होता है, इतनी चीज़ें। तो यूरिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मूत्र में होता है। मूत्र में जो दुर्गंध आती है शौचालय में, वो किसके कारण आती है, तो अमोनिया के कारण आती है। ताजे मूत्र की गंध किसके कारण होती है, तो यूरिनोड के कारण। मूत्र का पीलापन यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीएच कितना होता है, तो हल्का अम्लीय होता है, ये 6 इसका पीएच होता है। फिर जो है एक चीज़ पूछा जाता है कि टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, इसके लिए कौन सा टीका लगता है, तो डीपीटी का टीका लगता है। तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका लगता है और टाइफाइड के लिए टीएबी का टीका लगता है। स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो वायरस से, H1N1 वायरस से होता है स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। खसरा जो है रूबियोला वायरस से होता है। कोढ़ जो है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कोढ़ होता है। अब यहाँ पर मस्तिष्क के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क जो है कैसे डिवाइड किया गया है, तो अग्र मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र में जो है 2 चीज़ें होती हैं, सेरिब्रम और डाईएनसिफिलॉन। सेरिब्रम जो है इसका काम होता है, ये सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरिब्रम का काम क्या है, या फिर बुद्धिमत्ता हमारे शरीर के, हमारे मस्तिष्क के किस पार्ट से मतलब मैनेज होती है, बुद्धिमत्ता या फिर याददाश्त, चिंतन, ज्ञान, ये सब सेरिब्रम का काम है। कोई चीज़ याद रखना, चिंतन करना, ज्ञान भरी बातें सब सेरिब्रम के पास होती हैं। फिर डाईएनसेफेलॉन में 2 चीज़ें होती हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस का काम क्या होता है, तो दर्द को महसूस कराना, ठंडा गर्म लगवाना, ये जो है थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, तो भूख को मैनेज करना, प्यास, ताप नियंत्रण करना, प्यार, घृणा, क्रोध, पसीना, ये हाइपोथैलेमस का काम है। जिसका जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उसको भूख लगती है तो एकदम रोने लगता है वो, तो हाइपोथैलेमस जो है मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करती है। भूख को, प्यास को, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, क्रोध, पसीना, ये सब। पसीना तो वैसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता है उतना, लेकिन ये हाइपोथैलेमस के थ्रू ही होता है। तो ये चीज़ें हैं। और ये जो पश्चिम मस्तिष्क है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिबेलम,
ये सेरिब्रम था जो भी हमने देखा था बुद्धिमत्ता वाला। सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर संतुलन करना। सेरिबेलम पीछे होता है, सेरिबेलम जो है शरीर संतुलन का काम करता है, और इसमें पश्च मस्तिष्क में ही एक होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। इसका सभी काम जो है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना, जिसको हम खुद से मैनेज नहीं कर सकते, जैसे सांस लेना, खांसना, निगलना, आहार नाल का क्रमाकुंचन, आहार नाल जो खाना पचाती है, इसके अलावा रक्त दाब, ये सब को मैनेज करने का काम किसका होता है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा का। ये 2 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इन्हीं में से क्वेश्चन इतने में से पूछ लिया जाता है, मस्तिष्क से अगर आता है क्वेश्चन तो ये इतनी चीज़ें हैं, यही बार बार पढ़नी, रिवाइज करनी, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे कोई छोटी सी चीज़ अगर कोई छूट गई होगी तो आपको पता ही होगा अगर क्या छूट गया है, तो उसको आप गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो एग्ज़ाम में, जैसे एग्ज़ाम में आ जाए वो क्वेश्चन, इस तरह से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा है। ये आपको देखने में छोटा लगता है लेकिन याद नहीं होता, फिर भूल जाता है। और अगर आपको ये सीरीज़ वगैरह पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जीव विज्ञान का ये जो पिछला वाला वीडियो था वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। आरओ का ग्रुप ज्वाइन करना हो तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर प्रॉपर्ली पढ़कर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको वहीं पर मिलेगी, एक्सप्लेन टेस्ट के साथ, आंसर के साथ। तो उसमें जो है टारगेट दे दिया जाता है कि आप ये पढ़िए, तो जो बताया जाएगा उतना पढ़ना है आपको, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आंसर की कई बार रिवाइज करनी है अगर आप उस ग्रुप में हैं, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो नंबर दिया है इसी पे व्हाट्सएप करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।